बड़े भाई हम लोगों के नेतृत्व करता श्रीमान प्रोफेसर सिंघल साहब को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आज का व्याख्यान प्रस्तुत करें। धन्यवाद डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी, जो कि निर्वाचन साक्षरता क्लब के कन्वीनर भी हैं, और ये क्लब पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट को इसीलिए दिया गया है चलाने के लिए त्रिपाठी जी के नेतृत्व में, क्योंकि इसका अनन्य संबंध है पॉलिटिकल साइंस से, निर्वाचन का और सब चीज़ों का। आप जानते हैं डेमोक्रेसी में निर्वाचन तो डेमोक्रेसी का सेलिब्रेशन है, आत्मा है। खैर, मैं जो विषय मुझे दिया गया है उससे पहले मैं अपने विभागीय सहयोगियों का धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी, डॉक्टर अखिलेश पाल जी, डॉक्टर विवेक राय जी, डॉक्टर अंकित पाठक जी बहुत ही एनर्जेटिक हैं और कितना मेहनत से वो इन सब चीज़ों का आयोजन करते हैं। और हमारे स्नेहिल छात्र एवं छात्राएं, रिसर्च स्कॉलर्स, वो भी छात्र ही हैं हमारे। जो विषय आज हमें दिया गया है, जिस पर मुझे बोलना है, जिस पर मुझे बात करनी है आपसे, वह विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्य तौर पर गांधी को हर बच्चा जानता है, क्योंकि गांधी अमर हैं और बचपन से हम गांधी का नाम जरूर सुनते हुए बड़े हुए हैं, इसमें दो राय नहीं है। मैं अपनी बात प्रारंभ करूं, अभी त्रिपाठी जी ने सोहनलाल द्विवेदी जी की कविता के उससे दो पंक्तियां उसकी पढ़ी थी, उस पर मैं आता हूं, क्योंकि हमको लगता है, जैसा जितना मैंने पढ़ा है, कवियों ने बहुत बात करी है महात्मा गांधी की। और वो बात क्यों करी है? क्योंकि महात्मा गांधी ने दार्शनिकों को, कवियों को बहुत प्रभावित किया, बहुत ज्यादा मुतासिर किया, बहुत प्रभावित किया। और बहुत ही रोचक बात है, आप इसको पसंद करेंगे कि हमारे बहुत इलाहाबाद के करीब के सोहनलाल द्विवेदी जी बिंदगी के थे फतेहपुर कितना करीब है इलाहाबाद से, और उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख जिला है, यही बिंदगी है। आप जाएंगे जब इलाहाबाद से कानपुर तो बिंदगी बीच में पड़ेगा। बिंदगी के थे सोहनलाल द्विवेदी जी। हमको लगता है उनसे बढ़िया गांधी जी पर किसी ने लिखा ही नहीं। ये हमारी अपनी सोच इसलिए है, जो पढ़कर मुझे जितना ज्ञात हुआ। हमारे कितने करीब के हैं सोहनलाल द्विवेदी जी, वो 1906 में पैदा हुए थे बिंदगी में, 1988 में शायद उनका इंतकाल हुआ। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, गांधी से बहुत प्रभावित। उसके पहले इलाहाबाद के एक और है बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल या बिस्मिल इलाहाबादी भी एक हुए हैं, शायद ये दोनों लोग एक ही हैं। उन्होंने बड़े सरल शब्दों में गांधी के बारे में बहुत कुछ लिखा है। उन्हीं शब्दों से मैं गांधी पर अपनी बात चालू करता हूँ। वो उन लोगों ने बहुत बड़े बड़े कवित्व लिखे हैं, बड़ी बड़ी कविताएं लिखी हैं गांधी पर, बहुत ही सरल भी है, बहुत रोचक है, बहुत प्रेरणादायक। और देखिए जैसे कितनी सरल भाषा में बिस्मिल इलाहाबादी ने गांधी के बारे में लिखा है, मैं तुम्हें सुनाता हूँ दास्तान महात्मा गांधी, मैं तुम्हें सुनाता हूँ दास्तान महात्मा गांधी की। इस जमाने में है निराली शान महात्मा गांधी की, रहे रहे न रहे जान महात्मा गांधी की, न रुकी है न कभी रुकेगी जुबान महात्मा गांधी की। तो महात्मा गांधी जो कह गए, महात्मा गांधी जो कर गए, और महात्मा गांधी जो करने के लिए भारतवासियों को सजेस्ट कर रहे हैं, वो ये बातें कभी नहीं रुकेगी। बिस्मिल इलाहाबादी के कहने का, उनकी जो अंतिम लाइन जो मैंने पढ़ी, ये 4 लाइनें हैं उनकी बहुत बड़ी कविता की, कि न रुकी है न रुकेगी कभी
जुबान महात्मा गांधी की, तो उसका तात्पर्य यही है कि जो गांधी ने कहा है, जो गांधी ने किया है, जो गांधी ने सजेस्ट किया है इंडियंस के लिए, वो बात चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। और इंडियंस के लिए ही नहीं, सारे विश्व के लिए। जो गांधी बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, उनको आप भारतवर्ष तक ही सीमित नहीं कर सकते। इसके बाद त्रिपाठी जी ने जो सोहनलाल द्विवेदी जी की कविता को की 2 पंक्तियां कोट करी, सोहनलाल द्विवेदी जी ने बहुत बढ़िया लिखा है गांधी के बारे में, इतना अच्छा किसी ने लिखा ही नहीं, और इतनी सुंदर पोएट्री किसी ने नहीं लिखी। बहुत दिमागदार थे, वे गांधीयन भी थे, गांधी के साथ उनको काम करने का अवसर भी मिला है। और ये जो 2 पंक्तियां त्रिपाठी जी ने उद्धृत की अभी अभी संबोधन के समय, वो हमारे सभी बच्चों को मालूम होंगी, बहुत पॉपुलर है। चल पड़े जिधर 2 डगमग में, चल पड़े कोट पग उसी ओर, चल पड़े जिधर 2 डगमग में, चल पड़े कोट पग उसी ओर। इतना इन्फ्लुएंस था महात्मा गांधी का। इसके बाद वो लिखते हैं, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोट त्रिग उसी ओर। बहुत बड़ी कविता है ये। इसके बीच में उन्होंने जो लिखा है 4 लाइनें मुझे बहुत प्रभावित करती हैं। इसी कविता का बीच का अंश है, युग बढ़ा तुम्हारी हंसी देख, युग हटा तुम्हारी प्रकृति देख, तुम अचल मेखला बन फूकी, कर गए काल पर अमित लेख। तो इतिहास पर, विश्व इतिहास पर बहुत बड़ा, बहुत मजबूत हस्ताक्षर है महात्मा गांधी। कर गए खींचते काल पर अमिट लेख, जो उन्होंने काल पर, इतिहास पर, समय पर, तारीख पर अमिट रेखा खींच दी है अपने कृतित्व से, अपने व्यक्तित्व से, वह अमिट है। हमारे ख्याल से बिस्मिल और सोहनलाल द्विवेदी जी दोनों लोग वही चीज कह रहे हैं कि जो गांधी जी ने किया है, जो गांधी जी ने कहा है, जो गांधी जी ने सलाह दी है विश्व मानवता के लिए, वह अमिट है, वह अमर है। वे बातें चलती रहेंगी, उनका दर्शन चलता रहेगा, अर्थात उनका दर्शन बहुत प्रासंगिक है और वह चिर प्रासंगिक रहेगा। प्रासंगिक था, प्रासंगिक है और प्रासंगिक रहेगा। अब मैं आता हूं अपने प्रमुख विषय पर, जो विषय हमें निर्वचन करने के लिए यहाँ दिया गया है, त्रिपाठी जी ने दिया है, और वह विषय विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है। क्योंकि रिसर्च स्कॉलर हो या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में समय डूबे हुए हैं, या हमारे एमए के विद्यार्थी हो, दूसरी यूनिवर्सिटी में गांधी पर बड़े बड़े पेपर्स हैं पीजी में। अभी इग्नू में हमें काउंसलर बनाया गया, उसमें भी गांधी पर पीजी में पेपर्स हैं। और हमारे बीए थर्ड ईयर के सिलेबस में जो पहला पेपर है इंडियन पॉलिटिकल थॉट का, उसमें सीधे हमारे ख्याल से अंतिम यूनिट में गांधी एक दार्शनिक के रूप में, एक पॉलिटिकल फिलोसोफर के रूप में आपको पढ़ना है। तो हमारे जो विद्यार्थी हैं, अगर वो ध्यान से सुनेंगे, तो मैं कोशिश करके उन्हीं के लिए, मैं भी शिक्षक हूँ, ज्यादा उपयोगी ढंग से बात करूंगा, जो हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है। अभी त्रिपाठी जी ने आदर्शवाद के बारे में और यथार्थवाद के बारे में कुछ बातें कही। हमें यहाँ बहुत डिटेल में नहीं जाना। जो गांधी का आदर्शवाद है, देखिए गांधी आदर्शवादी थे, इसमें दो राय नहीं। जो आदर्शवाद है, जैसा त्रिपाठी जी ने बताया कि जो विचारों की बात करते हैं आदर्शवादी, जैसे प्लेटो है, आइडिया की बात करता है, और जो ये आदर्शवाद है, बेसिकली ये जो नाम है, ये थोड़ा सा अलग तरह का है। इसको हम ये कह सकते हैं कि ये धोखा देने वाला नाम है। इसका आइडियलिज्म से ज्यादा मतलब नहीं है, ये आइडियाइज्म है। आदर्शवाद की उत्पत्ति आइडिया से हुई है। तो जो विचारों को रियल मानते हैं, सबसे बड़ी रियलिटी, वे आदर्शवादी आइडियाज। अब वो शब्द का अर्थ बन गया
आदर्शवाद। तो आदर्शवाद चल रहा है, लेकिन आदर्शवाद जो है आइडियलिज्म नहीं है, बेसिकली वो आइडिया से उद्धृत हुआ है, शब्द डेराइव किया गया है। दूसरी चीज, जो महात्मा गांधी के विचार हैं, आइडियाज हैं, उनको हम व्यावहारिक जीवन में व्यवहित कर सकते हैं। जैसा सोक्रेटिस ने कहा, नॉलेज मस्ट इशू इन एक्शन। हम गांधी जी के विचारों को अपनी व्यावहारिक जीवन में व्यवहित कर सकते हैं, उन्हें उतार सकते हैं। इसीलिए जो गांधी जी के विचार हैं या गांधी जी का आदर्शवाद है, जो गांधीवाद है, कह लीजिए, वह व्यावहारिक आदर्शवाद। इसलिए प्रैक्टिकल आइडियलिज्म कहते हैं गांधी जी के आदर्शवाद को, क्योंकि गांधीज्म कैन बी प्रैक्टिस्ड क्वाइट इजीली। थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि आदर्शवाद की प्रैक्टिस मुश्किल होती है, लेकिन असंभव नहीं है। और गांधी जी का जो आदर्शवाद है, जो उनके आइडियाज हैं, जो गांधीवाद है, इसका व्यवहार अन्य आदर्शवादियों के विचारों को व्यक्त करने से ज्यादा सरल है, क्योंकि गांधी बहुत ही प्रैक्टिकल व्यक्ति थे और उन्होंने जो कुछ भी किया है, जो उनका कृतित्व है, जो उनका व्यक्तित्व रहा है। अभी एक लेक्चर हमारा 1 साल पहले था, लेकिन पाठक जी ने उसको विषय दिया था, गांधी माई लाइफ इज माई मैसेज। तो गांधी जी ने जो किया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी से इनके विचार डिराइव किए गए हैं। और गांधी जी ने लिखा पढ़ा भी है काफी, और आइडियाज भी तमाम दिए हैं, उसमें दो राय नहीं। गांधी जी के विचारों को व्यवहार में तब्दील करना वह काफी सरल है, क्योंकि गांधी जी इस अंदाज में चीजें कहते थे, ऐसे आइडियाज देते थे कि उनका विचार था इससे हमारे भारतीयों का और विश्व का भला हो, इन बातों को व्यवहित किया जा सके, तभी उसका फायदा। तो गांधी जी का आदर्शवाद जो है वो प्रैक्टिकल है, वो व्यवहारिक आदर्शवाद है, बड़ी आसानी से वो व्यवहित किया जा सकता है। जो गांधीवाद है, कह लीजिए, वो आसानी से, सहजता से, थोड़े से एफर्ट के साथ, हाँ, मनोबल लगेगा। जैसे कि उनका जो अहिंसा का सिद्धांत है, हमने बहुत बार अपने विद्यार्थियों को बताया कि इसकी अहिंसा की प्रैक्टिस स्त्रियां कर सकती हैं, छोटे बच्चे कर सकते हैं, दुर्बल व्यक्ति शारीरिक रूप से कर सकता है, सबल व्यक्ति कर सकता है। इसके लिए शारीरिक बल से ज्यादा नैतिक बल, मनोबल की आवश्यकता है। जैसा गांधी जी ने कहा है, न एनम आत्मबलहीनेन लभ्यः। अहिंसा का जो हथियार है, जो सत्याग्रह है, वह आत्मबल से हीन लोगों को प्राप्त नहीं है। आत्मबल से युक्त, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी उसकी प्रैक्टिस कर सकता है। आत्मबल की आवश्यकता है। तो गांधी का आदर्शवाद जो है वो बहुत व्यावहारिक है, अभी हम इस पर बहुत सारी बातें करेंगे। दूसरी चीज आपको विद्यार्थियों को समझाने के लिए मैं ये कह सकता हूं कि जो यहां पर आदर्शवाद का बहुत ही गहन अर्थ आप ले लीजिए। जो चीजें बड़े परिदृश्य में कही जाती हैं, समाज के लिए कही जाती हैं, पूरे विश्व मानवता के लिए कही जाती हैं, जिनसे हमें श्रेय मिलता है, वे आदर्शवादी होती हैं। जो बातें, जो कार्य केवल स्वार्थ के लिए किए जाते हैं, चाहे वो देश का स्वार्थ हो, चाहे व्यक्ति का स्वार्थ हो, सामान्य तौर पर वे यथार्थवादी चीजें, तो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। एक व्यावहारिक स्तर पर जो विद्यार्थी हमारा आज समझे, इस विषय को इंटरप्रेट करे, यहाँ पर आदर्शवाद का क्या मतलब है, व्यावहारिक आदर्शवाद। गांधी जी ने तमाम ऐसी चीजें जो कही हैं और की हैं, वो समाज के लिए की हैं, विश्व मानवता के लिए की हैं, केवल स्वार्थ के लिए नहीं किया उन्होंने। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उन्होंने स्वार्थ के लिए किया।
उन्होंने अपने स्वार्थ का कम से कम ध्यान दिया। आप पूरा जीवन उनका खंगाल डालिए, आपको ये चीज बड़े आसानी से मिल जाएगी। उनमें स्वार्थ नहीं दिखता, परमार्थ के लिए उन्होंने काम किया। वो साधु थे ना, संत थे ना, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रहीम दास जी ने क्या लिखा है? नदी वृक्ष स्वयं नहीं फल बखाए, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधु नरा शरीर। तो परमार्थ के कारण गांधी जी आए थे इस जमीन पर अवतार लिए। परमार्थ, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो दंगे हुए, वेस्ट बंगाल का नोआखाली एरिया इतना ज्यादा दंगाग्रस्त था, गांधी जी वहां जा करके बिना किसी से बताए चले गए दंगों को शांत कराने। यहाँ खोज हो रही थी झंडा कौन फहराएगा, नेहरू जी ने खोजते खोजते पता लगाया, उनकी इंटेलिजेंस ने बताया कि गांधी तो नोआखाली में है। वहाँ गांधी फिल्म में जो रिचर्ड अटनबरो के बहुत अच्छा दिखाया गया है। नेहरू बहुत बिगड़े गांधी पर कि आप बिल्कुल ऐसी जगह पर चले आते हैं, आपको खतरा हो सकता है, आपके जीवन को खतरा हो सकता है। उन्होंने कहा हमको हमारे जीवन को कोई खतरा नहीं, मैं निर्भय हूँ, मैं झंडा फहराने के लिए नहीं आया हूँ इस जमीन पर। मैं किस लिए आया हूँ? व्हाट इज माई प्रोजेक्ट? उन्होंने कहा कि मेरा उद्देश्य है इस जमीन पर आने का, टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई। मानवता के हर एक मानव की आंख से हर एक आंसू पोंछना हमारा प्रोजेक्ट है। ये गांधी थे। है अब यहीं पर एक बात मैं आपको बताते चलूं, गांधी का जो आदर्शवाद है वो क्यों व्यावहारिक आदर्शवाद है, कैसे आप उसको व्यवहारित कर सकते हैं। एक चीज मैं अक्सर बताता रहता हूं विद्यार्थियों को, सुसभ्य होना क्या है, सुसंस्कृत होना, सुशिष्ट होना क्या है, संस्कृति क्या है, इसको मैं अक्सर बताता रहता हूं विद्यार्थियों को। तो उसको गांधीयन सेंस में हम समझते हैं कि किस प्रकार से जो सुसंस्कृत होना है वो गांधीयन अर्थ क्या है सुसंस्कृत होने का, और उसको कैसे आप उसका अनुप्रयोग कर सकते हैं अपनी लाइफ में, अपने जीवन में। इसको अपनी तरफ फिक्स कर सकते हैं। तो सुसंस्कृत होना क्या है? जो लगा है बटन उससे कुछ करके दादा धर्माधिकारी बहुत बड़े गांधी स्कॉलर हुए हैं। उन्होंने कल्चर की एक डेफिनेशन कोट की है जो फार्मूला फॉर्म में है, एक मैथमेटिकल फार्मूला है। उन्होंने बताया सर टी पति को हमने सुना है, जो अब नहीं रहे, वे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में थे, प्रो वाइस चांसलर भी थे, बहुत विद्वान थे। उन्होंने एक बार बताया कि मैं कल्चर पर एक प्रोसीडिंग्स देख रहा था, कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी अमेरिका में कल्चर संस्कृति पर। तो ढूंढते जो मैंने पढ़ा तो उसमें सबसे बढ़िया कल्चर की जो डेफिनेशन है वह एक फार्मूला फॉर्म में दी गई थी। और जब मैंने आगे पढ़ा तो यह डेफिनेशन किसी भारतीय स्कॉलर ने ही दी थी जो गया था उस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर। टीपति मैथमेटिशियन थे, उन्होंने कहा मुझे फार्मूले बहुत अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए संस्कृति की वह परिभाषा जो एक फार्मूला फॉर्म में थी वह उनको बहुत पसंद आई। बेसिकली दादा धर्माधिकारी जो गांधीयन स्कॉलर है उन्होंने भी उसको कोट किया है, कल्चर इक्वल टू यूनिवर्सलिज्म अपॉन इंडिविजुअलिज्म।
संस्कृति बराबर सार्वत्रिकता बटे व्यक्तिपरकता। इसी को अगर अच्छी भाषा में कहें तो संस्कृति बराबर श्रेय बटे प्रेय। अभी मैंने बात की कि श्रेय, क्रेडिट, श्रेयस इसको कहते हैं, परमार्थ दर्जे से आपको श्रेय मिलता है, और प्रेय है स्वार्थ। तो एक फ्रैक्शन जो ये भिन्न है, संस्कृति क्या है? श्रेय बटे प्रेय, यूनिवर्सलिज्म अपॉन इंडिविजुअलिज्म, अर्थात सार्वत्रिकता, जिसमें समाज के लिए ज्यादा चिंता है, पूरे विश्व के लिए ज्यादा चिंता है, वह व्यक्ति, उसमें सार्वत्रिकता अधिक है। और जिसमें अपनी ही ज्यादा चिंता है, प्रेय, स्वार्थ ज्यादा है, वो इंडिविजुअलिस्टिक है। तो यूनिवर्सलिज्म अपॉन इंडिविजुअलिज्म। किसी भी फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर मतलब अंश की वैल्यू ज्यादा हो तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ जाती है ना। तो संस्कृत बराबर सार्वत्रिकता अपॉन व्यक्तिपरकता। तो अगर आप में सार्वत्रिकता ज्यादा है, परमार्थ ज्यादा है, श्रेयस ज्यादा है, तो आप ज्यादा कल्चर्ड हैं। और अगर आप में इंडिविजुअलिज्म ज्यादा है, स्वार्थ ज्यादा है, तो अगर किसी भिन्न में डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी तो फ्रैक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी। समझ रहे कि 8/4 का मतलब 2 और 8/8 का मतलब 1, अर्थात फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ी तो पूरी फ्रैक्शन की वैल्यू कम हो गई। तो अगर आपके पास इंडिविजुअलिज्म ज्यादा है, प्रेय ज्यादा है, स्वार्थ ज्यादा है, आप में परमार्थ कम है, तो आप अनकल्चर्ड है, कम कल्चर्ड है। जैसे जैसे स्वार्थ बढ़ेगा, आपकी संस्कृति, आपकी सुशिष्टता कम होती जाएगी। जैसे जैसे आपके विचारों में, कार्यों में परमार्थ बढ़ेगा, यूनिवर्सैलिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे आप ज्यादा कल्चर्ड होंगे। तो महात्मा गांधी बहुत कल्चर्ड व्यक्ति थे। हमको लगता नहीं है कि विश्व में ज्यादा कल्चर्ड कोई पैदा हुआ। कहा जाता है ना, महात्मा गांधी अपने बच्चों के अच्छे पिता नहीं हो सके लेकिन वो राष्ट्रपिता हो गए। तो स्वार्थ कम था ना, बच्चों को ध्यान ही नहीं दिया, अपने शरीर का ध्यान ही नहीं दिया। वो तो विश्व मानवता के लिए पैदा हुए थे, उसकी सेवा के लिए पैदा हुए थे। ऐसे कम लोग दिखाई देते हैं। तो ही वॉज द मोस्ट कल्चर्ड पर्सन। अब देखिए, उनकी कल्चर की ये अवधारणा है महात्मा गांधी की, और आप इसको व्यवहारित कर सकते हैं। ये अवधारणा है तो ये आदर्श है, लेकिन क्या आप मेहनत करके, कोशिश करके थोड़ा ज्यादा परमार्थी नहीं हो सकते? ज्यादा समाज आपके देश और समाज आपके मन में ऊपर रहे, जिसको रूसों ने रियल विल कहा, ज्यादा रहे, तो आप ज्यादा कल्चर्ड हैं। आप अपने को नाप सकते हैं, अपनी संस्कृति को, कि हम कितना कल्चर्ड हैं। और एक चीज मैं बता दूं, महात्मा गांधी के लिए जैसे जैसे आप अहिंसक होते जाते हैं, अहिंसा की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आसान चीज नहीं है। मनसा वाचा करुणा, जब आप अहिंसा की प्रैक्टिस करेंगे तो जैसे जैसे आप अहिंसक होते जाते हैं अपने व्यवहार में, मन, वचन और कर्म में, जैसे जैसे आप अधिक से अधिक अहिंसक होते जाते हैं, वैसे वैसे आप ज्यादा कल्चर्ड होते जाते हैं। एक ही पैरामीटर है महात्मा गांधी के अनुसार कल्चर्ड होने का, सुसंस्कृत होने का। If you are less violent in your words, deeds, and in your thoughts, मन, वचन और कर्म, you are more cultured. अगर आप मन, वचन और कर्म से जैसे जैसे अधिक अहिंसक होते जाते हैं, आप अधिक सुसंस्कृत होते जाते हैं, अधिक कल्चर्ड होते जाते हैं। और इसका उल्टा, more violent you are in your thoughts, deeds and actions,
लेस कल्चरली हुआ। ये आदर्श आप व्यवहारिक नहीं कर सकते क्या? ये व्यावहारिक आदर्शवाद है कि नहीं? हर बच्चा आज के बाद, आज से प्रारंभ हो कर सकता है अपनी जर्नी ज्यादा सुसंस्कृत होने की। आज से कितना आदर्श कि हम ठान लें कि हम अपने मन, वचन और कर्म में बिल्कुल अधिक से अधिक नॉन वायलेंट होने की कोशिश करेंगे। वो गांधी को जी रहा होगा और वो ज्यादा कल्चर्ड हो रहा होगा, और तब आप लाइफ का मजा देखिए, आपको रिकॉग्निशन मिलेगी बहुत। एक बात हुई। अब कुछ बहुत चरपरी चीजें हैं, दो चार जिनको कि मैं बड़ा टेस्ट लेंगे उसका, विद्यार्थियों को ऐसी चीजें बतानी चाहिए। वो टेस्टफुल इस सेंस में नहीं है जिस सेंस में शायद आप समझ रहे होंगे, वो बड़े आर्टिस्टिक ढंग से कही गई हैं गांधी जी के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगी आपको। ये दो चार बातें बताने के बाद मैं सीधे उनकी पूरी फिलॉसफी पर आता हूँ और ये बताता हूँ कि किस प्रकार से उनकी पूरी पॉलिटिकल फिलॉसफी, उसके सारे सेगमेंट्स, सारे कंपोनेंट्स, उनको आप व्यवहारित कर सकते हैं, अपने व्यवहार में उतार सकते हैं। तो जो ये सेगमेंट मैं जिसको कह रहा हूँ इंटरेस्टिंग टेस्टफुल चीजें गांधी जी के बारे में कही गई हैं, कुछ अभी मैंने अपने पुराने लेक्चर में कही थी, उनको संक्षेप में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब ये सहस्राब्दी अपने अवसान को पहुंच रही थी, इसका अंत हो रहा था, सन 2000 के अंत में जनवरी, जब 2000 खत्म हुआ और जनवरी 2001 की आई, तो एक इंटरनेशनल पोल करवाया गया BBC के द्वारा, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के द्वारा। उस पोल का विषय था, उस पर वोटिंग करवाई गई पूरे दुनिया के लोगों की, पूरे दुनिया के लोगों की, इंटरनेशनल पोल था कि हु इज मैन ऑफ द मिलेनियम, सहस्राब्दी पुरुष कौन है, और क्लियर कट विनर हुआ महात्मा गांधी। जो दूसरे नंबर का व्यक्ति था शायद अब्राहम लिंकन, बहुत कम वोट पाए थे, उनसे बड़ा फासला था। क्लियर कट विनर हुआ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी वाज एडजस्ट एज मैन ऑफ द मिलेनियम, सहस्राब्दी पुरुष, अर्थात पिछले 1000 वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति महात्मा गांधी है, 1000 साल के। और जो मैं इसका इंटरप्रिटेशन करता हूं, क्योंकि ये जो BBC का पोल है थोड़ा पॉलिटिकल था, शायद इसलिए भी ये करवाया गया था कि इस समय इंटरनेशनल कम्युनिटी की सोच क्या है, किसको वोट करते हैं, सहस्राब्दी पुरुष बनाते हैं। तो महात्मा गांधी को शायद इसलिए लोगों ने सहस्राब्दी पुरुष के रूप में चुना, क्योंकि कमिंग मिलेनियम के लिए वो सबसे रेलेवेंट व्यक्ति थे, सबसे प्रासंगिक व्यक्ति थे। आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन हिंसा अपने सभी रूपों में सर उठा रही है, बलवती हो रही है। भारत जो सबसे कल्चर्ड कंट्री हम कहते हैं, भारत से प्रतिष्ठित है संस्कृत संस्कृति तथा, भारत की दो ही चीजें प्रतिष्ठित हैं दुनिया में, सबसे ज्यादा संस्कृत भाषा और यहाँ की संस्कृति। लेकिन भारतीय संस्कृति में अभी आप रोज देख रहे हैं क्या हो रहा है, कोई पत्नी अपने पति को धकेल दे रही है, और मोमिका देवनाथ हो रहा है वेस्ट बंगाल में भी, कल की बात। ये है संस्कृति, हम कहाँ जा रहे हैं? ये वायलेंस है। रेप इज वायलेंस नॉट ओनली अगेंस्ट द मैन, against the person, against her soul also। जो रेप है वो आदमी के शरीर का ही नहीं, लड़की की उसकी आत्मा का भी बलात्कार होता है। तो ये भारतीय संस्कृति है।
हम अपने यहाँ झांक कर देख रहे हैं, तब सारी दुनिया में चाहे व्यक्ति के विरुद्ध हिंसा हो, वो बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। चाहे राज्य के विरुद्ध हिंसा हो, बढ़ रही है। आप मिडिल ईस्ट में देख रहे हो, हमास के खिलाफ इजराइल क्या कर रहा है, इजराइल के खिलाफ हमास क्या कर रहा है। यूक्रेन और रशिया को आप देख रहे हैं, मिडिल ईस्ट इज ऑन द पॉइंट। सबसे ज्यादा वायलेंस आपने अपनी लाइफ में देख लिया, एक राज्य और दूसरे राज्य के खिलाफ और एक व्यक्ति दूसरे। बहुत सारी घटनाएं हैं, गिनाना यहाँ पर बहुत मैंने संकेत कर दिया। तो क्या गांधी प्रासंगिक नहीं? जैसे जैसे हिंसा बढ़ेगी, गांधी विल बिकम मोर रेलेवेंट। क्या आप अपने व्यवहार में अहिंसा नहीं ला सकते? आपको आदर्शवादी चीज ये लगती होगी, अहिंसक व्यवहार, नॉन वायलेंट बिहेवियर, लेकिन इट इज प्रैक्टिकल आइडियलिज्म ऑफ गांधी। यू कैन प्रैक्टिस इट, आत्मबल लगेगा। आपको कोई हर्ट किया, एकदम से मन होगा कि हम इसको कम से कम कुछ सुना ही दें, बट कंट्रोल करिए। गांधी ने किया ऐसे। आपने सुना होगा कि नडाल में जब वो थे साउथ अफ्रीका में, तो किसी मुस्लिम ने मुस्लिम शॉट एक्ट की गोली मार दी गांधी जी को, उनकी हत्या करने के लिए। गांधी जी वैसे बच गए, उनको सही जगह लगी नहीं गोली, मूर्छित हो गए। गांधी जी का बेटा भी वही था साथ में, हरिलाल। उस समय जैसे ही गांधी जी को झकझोर करके मूर्छा से पानी की छिड़क करके उठाया गया, तो उन्होंने मूर्छा छोड़ते ही पहली चीज उन्होंने पूछी कि जिस व्यक्ति ने हमको मारा उसको किसी ने हर्ट तो नहीं किया? ये गांधी थे। मतलब उनके खिलाफ इतनी बड़ी हिंसा हुई, लेकिन हिज बिहेवियर वाज नॉन वायलेंट। और इस बात से उस व्यक्ति का, जो मुस्लिम था, इतना बड़ा हृदय परिवर्तन हुआ कि कहते हैं गांधी जी का सबसे बड़ा शिष्य, सबसे विश्वसनीय शिष्य साउथ अफ्रीका में जब तक गांधी जी रहे 1915 तक, 1915 में आए, विजय पाटिल जी ने बताया, और गोखले के नेतृत्व में यहाँ काम किया। तो वो सबसे स्टांच और सबसे फेथफुल डिसाइपल उनका शिष्य बना रहा पूरे साउथ अफ्रीका। वह व्यक्ति जिसने उन पर अटैक किया था, जानलेवा हमला किया था, वो उसका इतना बड़ा हृदय परिवर्तन। दिस इज द मिरेकल ऑफ अहिंसा। अहिंसा से परमानेंट रिवॉल्यूशन होती है, स्थायी क्रांति होती है। गांधी जी को शिष्ट विद्रोही कहा जाता है, विनम्र योद्धा कहा जाता है। वो विद्रोही थे, लेकिन शिष्ट विद्रोही थे, क्योंकि नॉन वायलेंट रखा। हमने बताया कि गांधी जी के लिए जो पैमाना है शिष्ट होने का, वो क्या है? नॉन वायलेंट होना। वो विद्रोही थे, विद्रोह करते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो कानून थे उनको अपोज करते थे। He broke the salt law and so many other things are there. लेकिन his strategy was always non-violent. सिविल डिसोबीडियंस करते थे। वो अगर विधियों का डिसोबीडियंस करते थे, अवज्ञा करते थे, तो वह सविनय अवज्ञा थी, सिविल डिसोबीडियंस। तो इसीलिए गांधी शिष्ट विद्रोही थे। हमारा विद्यार्थी विद्रोह करेगा तो वो शिष्ट विद्रोही नहीं हो सकता क्या? वायलेंट ढंग का विद्रोह ही इफेक्टिव होता है क्या? नहीं। नॉन वायलेंट तरीके का विद्रोह बहुत इफेक्टिव होता है। गांधी जी साउथ अफ्रीका में बस पे ट्रैवल करते थे, तो जो साउथ अफ्रीका में बहुत सारे अंग्रेज थे, आप जानते हैं, वहाँ व्हाइट और ब्लैक का विक्टोरिया डिजीज में बहुत झंझट था। गांधी जी को गाली लिख करके अंग्रेज स्टूडेंट्स और यंग लड़के दे देते थे उनको पढ़ने के लिए। गांधी जी पढ़ के फेंक देते थे, रिएक्ट नहीं करते थे। कभी कभी गांधी जी को सीट से धक्का मार देते थे नीचे। गांधी जी बैंक में जो होता है, जो दो रोज अब सीट्स के बीच में जगह होती, गांधी जी वहां बैठ जाते थे, वहां लात मार देते थे। गांधी रिएक्ट नहीं करते थे, लेकिन
इसका परिवर्तन, इसका फायदा क्या होता था? थोड़ी देर बाद वही अंग्रेज बस कंडक्टर, वही अंग्रेज ड्राइवर बस का ऐसे लड़कों को उतार देता था और पुलिस के हवाले कर देता था, अंग्रेजों का भी, और वही अंग्रेज लड़के बदमाशी करते थे गांधी के खिलाफ। ये हृदय परिवर्तन। तो अहिंसक बिहेवियर जो है, जो नॉन वायलेंट बिहेवियर है, दैट ब्रिंग्स अबाउट परमानेंट रिवॉल्यूशन। क्या हम अहिंसक व्यवहार नहीं कर सकते, कोशिश नहीं कर सकते? तो अहिंसा जो है प्रैक्टिस की जा सकती है। गांधी जी को इसीलिए शिष्ट विद्रोही कहा जाता है। गांधी जी बहुत जिद्दी थे, सत्याग्रह जो चीज सही है उसी के लिए आग्रह करते थे, समझ रहे? लेकिन जब उन्होंने नमक का कानून तोड़ा, आपने रिचर्ड अटेनबरो की अगर फिल्म देखी, खोपड़ी पर डंडा पड़ रहा, लेकिन उनकी अपने अनुयायियों को इंस्ट्रक्शन थी, हिदायत थी कि कोई रिएक्ट नहीं करेगा, पुलिस वालों को डंडा नहीं पकड़ेगा, उनको मारेगा नहीं, तो झुके हुए खोपड़ी पर आवाज आती है उसमें जब फिल्म आया गया है। लेकिन सब ऐसे बैठ करके वो नमक बना रहे हैं, उसकी ढेरियां लगा रहे हैं, उसको इकट्ठा कर रहे हैं। तो वो विद्रोही थे, उन्होंने नमक का कानून तोड़ा, लेकिन इन्हें नॉन वायलेंट फैशन, सभी ने अवज्ञा करते थे वो। इसीलिए विश्व के सबसे बड़े साइंटिस्ट ने गांधी जी का 1944 में, हमको लगता है 75th बर्थडे था गांधी जी का, उनके 75th रहा होगा, तो गांधी जी 79 में उनकी हत्या हुई, 79 इयर्स के थे तब, 1869 to 1948, 79 इयर्स ही हुआ। और 4 साल पहले तो 75वें बर्थडे पर गांधी जी के, जो अमेरिका में सेलिब्रेट किया गया, जो वहां एनआरआईज थे इंडियंस, उनके द्वारा आइंस्टाइन ने वहां पर जो मैसेज भेजा था वो क्या था? The deceptively simplest person, a deceptively simple person, Mohandas Karamchand Gandhi, overturned the mightiest empire on the earth, British Empire, by his simplest but strongest weapon of non-violence. ये आइंस्टाइन के शब्द हैं, महात्मा गांधी के 75th बर्थडे पर उन्होंने कहे कि बिल्कुल असाधारण ढंग से साधारण व्यक्ति उसने विश्व के सबसे बड़े शक्तिशाली एम्पायर को हरा दिया अपने सिंपल लेकिन सबसे मजबूत वेपन के द्वारा, जो कि अहिंसा का वेपन था। साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल, यही तो है। तो अहिंसा व्यवहित की जा सकती है। अब मैं और दो एक बातें आपको बता दूं। शिष्ट विद्रोही थे, विनम्र योद्धा थे लेकिन विनम्र योद्धा थे, और वो इसीलिए कहा गया है, बड़ा काम किया उन्होंने और काम किया है। वो प्रीचर नहीं थे, वो टीचर नहीं थे, ही वॉज प्रैक्टिशनर ऑफ अहिंसा। और विश्व इतिहास में अहिंसा की इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस का कोई दूसरा उदाहरण उपलब्ध नहीं है। आप खोज कर बता दीजिए। चूंकि उनका सबसे बड़ा वेपन था, सबसे बड़ी चीज थी, इसलिए इस पर बहुत ज्यादा मैं बात कर रहा हूं। इसलिए गांधी जी शिष्ट विद्रोही थे, अपने अहिंसक ढंग की लड़ाई करते थे और वो इफेक्टिव थी। आप क्या समझते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में अहिंसा का हथियार काम न करता है? इजराइल ब्रिटिश एम्पायर से बहुत ज्यादा शक्तिशाली है क्या? हाँ, इट माइट हैव टेकन टाइम। तो गांधी जी ने बड़ी चीजें विश्व को दी, ये उनका अवदान है विश्व को, और उन्होंने करके दिखाया है। बड़ी चीज तो ये है ना, इन्होंने अहिंसा के हथियार के द्वारा माइटिएस्ट एम्पायर ऑफ द वर्ल्ड को हरा कर दिखाया है। तभी तो आइंस्टाइन ने कहा, a deceptively simplest person overturned the mightiest empire on the earth, British Empire, with its simplest but mightiest weapon of non-violence.
ये आइंस्टीन कह रहे हैं, सबसे बड़ा साइंटिस्ट 20th सेंचुरी का, 1955 में उनका इंतकाल हुआ है। इसके अलावा गांधी को हमने बहुत बार बताया है, चीजें आप लाइव करेंगे इसलिए मैं बता रहा हूं। गांधी जी को ग्रेटेस्ट मैन सिंस जीसस क्राइस्ट एंड ग्रेटेस्ट इंडियन सिंस महात्मा बुद्ध कहा गया। महात्मा गांधी हैज बीन हेल्ड एज greatest man since Jesus Christ and greatest Indian since महात्मा बुद्ध। अर्थात जीसस क्राइस्ट के बाद विश्व का सबसे बड़ा मानव गांधी को माना गया है और महात्मा बुद्ध के बाद सबसे बड़ा भारतीय मानव माना गया है गांधी जी को। एंड ही डिजर्व्स दैट थिंग। इसमें कोई राय नहीं। सारी चीजें जो है बहुत अच्छी हैं, इम्पोर्टेंट हैं और आप इनको कोट कर सकते हैं। कहीं अपने ऐसे में गांधी पर लिखने को आए या गांधी के विचारधारा लिखने के लिए आए, गांधी के जो मेथड्स थे, उनकी स्ट्रेटजीज थी फाइटिंग की, ये सब चीजें आप कोट कर सकते हैं। ऐसे नहीं दुनिया में उनको सबसे बड़ा मानव कहा है क्राइस्ट के बाद, जीसस क्राइस्ट के बाद, और सबसे बड़ा भारतीय कहा महात्मा बुद्ध के साथ। गांधी जी को सत्यकाम कहा गया है। सत्यकाम, सत्यकामी थे वो, जिनको काम वासना थी सत्य की, सत्य को प्राप्त करना चाहते थे। डिजायर उनकी सबसे बड़ी थी सत्य की। वो सत्य संध थे। संध मतलब उनका निशाना, उनका एम, उनका इष्ट। सत्य ही उनका एंड था और अहिंसा उनका मीन्स था। सत्य ही उनका इष्ट था, सत्य ही उनका साथ था। अहिंसा सत्य प्राप्त करने का, सत्य की प्रैक्टिस का एक साधन था। सत्य को बहुत तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हिज मीन्स ऑफ प्रैक्टिसिंग ट्रूथ वाज नॉन वायलेंस। वो सत्य संध थे। और सत्य संध क्या होता है? सत्यकामी कौन व्यक्ति होता है? सत्यकाम किसको कहते हैं? ये बात बताइए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बालकांड। उन्होंने बताया है तुलसीदास जी ने, तीर तन तनय धाम धनु धरणी, सत्य संध कहूं तृण समवर्णी। तीर तन तनय धाम धन धरणी, चौपाई का पहला भाग। तीर मीन्स अपनी स्त्री, तन मीन्स अपना शरीर, तनय मीन्स अपना पुत्र, धाम मतलब अपना घर, धरणी मतलब जमीन जगह जिसकी बड़ी लालच रहती लोगों को। तीर तन तनय धाम धन धरणी, सत्य संध कहूं तृण समवर्णी। जिसने सत्य की प्रैक्टिस का संकल्प ले लिया हो, जो सत्य संग हो, जो सत्य काम हो, उसके लिए तृण के समान है, मामूली तिनके के समान है, सूखे घास के तिनके के समान। तो गांधी जी के जीवन में दिखता है। उन्होंने कितनी चिंता की अपनी पत्नी की। बिना पत्नी को कॉन्फिडेंस में लिए उन्होंने अहिंसा का, उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया, क्योंकि वो सेक्स को वायलेंस मानते थे। अपनी पत्नी से बिना बताए, उनकी धर्म पत्नी है, बिना उसको कॉन्फिडेंस में लिए उन्होंने ब्रह्मचर्य का अपनी स्त्री का ध्यान नहीं किया। अपने बेटों का कितना ध्यान दिया, कितने खराब निकले उनके बच्चे को ध्यान ही नहीं दिया। कोई बिल्डिंग घर बनाई उन्होंने, कोई घोटाला किया, कोई जमीन उन्होंने हड़पी, प्रॉपर्टी बनाई। तो जो सत्य संग होता है उसके लिए सीधे तृण के समान है। ये जो तुलसी ने जो बात कही है पूरी तरीके से, इट वाज प्रैक्टिस बाय गांधी। हम नहीं प्रैक्टिस कर सकते क्या? ये सब हमने क्या, मोदी ने प्रॉपर्टी बनाई है क्या? प्रैक्टिस किया है क्या? तो तमाम सारी चीजें हैं। सत्य संध थे वो, सत्य काम थे। और गांधी
कबीर कहा गया है ब्रिटिश पीरियड का। कबीर कबीर के बारे में सब लोग जानते होंगे, तमाम बच्चों का हिंदी होगा, नहीं भी होगा तो कबीर को कौन नहीं जानता। क्यों कबीर कहा गया है उनको ब्रिटिश पीरियड का? कबीर सल्तनत काल में पैदा हुए थे और सल्तनत काल में उन्होंने काम किया। सल्तनत का मतलब ऑटोक्रेटिक सुल्तानों का युग। इंडियन हिस्ट्री में सल्तनत काल हमको लगता है 1200 से लेकर के 1526 ईस्वी तक है, क्योंकि 1526 ईस्वी में फिर मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है, जब इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हराता है। उसके बाद तो आफ्टर द सल्तनत पीरियड कम्स मुगल पीरियड। तो ये मुझे याद है। इसी सल्तनत पीरियड के थे कबीर, और कबीर क्या लिखते हैं? ऑटोक्रेटिक मुस्लिम सुल्तानों के सीने पर चढ़कर कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद नहीं बनाए और कापर मुल्ला बांग दे, क्या पहरा हुआ खुदा है? मुस्लिम पाखंड पर इतना बड़ा अटैक और ऑटोक्रेटिक सुल्तानों के सीने पर चढ़कर उस जमाने में ये बोलने की औकात कबीर में थी। कितना बड़ा व्यंग्य कर रहे हैं कि आप मुर्गे की तरह बांध देते हैं, मस्जिद के ऊपर चढ़ करके ऊंचे से ऊंचे हम रहेंगे तो क्या खुदा बहरा हो गया? काकर पाथर जोड़ के मस्जिद नहीं बनाए, कापर मुल्ला बांग दे, बांग मुर्गा बांग देता। ये इतना बड़ा मुस्लिम पाखंड पर अटैक ये कबीर के कलेजे वाला आदमी ही कर सकता था, और ये जमाना ऑटोक्रेटिक सुल्तानों का था। और वही काम गांधी ने किया ब्रिटिश पीरियड में। गांधी को एलिमिनेट नहीं कर पाया ब्रिटिशर्स। जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है कि हमने गांधी को टॉलरेट किया ब्रिटिशर्स ने। अगर गांधी हुए रहे होते जर्मनी में हिटलर के समय तो गांधी वुड नॉट हैव सर्वाइव्ड। लेकिन वो तो देखने की बात है कि क्या होता। गांधी के पास दम नहीं होती, हिटलर से भी लड़े हो सकता है। तो गांधी हैज बीन हेल्ड एज कबीर ऑफ ब्रिटिश पीरियड। जैसे कबीर थे सल्तनत पीरियड में, वैसे गांधी ब्रिटिश पीरियड के कबीर। और जो पिछले लेक्चर में मैंने एक बात बताई थी उसको मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा। चीजें तो घुमा फिरा करके वही हैं और जो मैंने पढ़ रखा है। गांधी हैज बीन आल्सो हेल्ड एज सोक्रेटिस ऑफ ब्रिटिश पीरियड। गांधी जो है सुकरात भी। क्यों सुकरात है? सुकरात का क्या काम था? ये पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, सब जानते हैं थोड़ा बहुत। एक हमने पढ़ा है सोक्रेटिक फंक्शन। सुकराती कार्य क्या है? सुकरात क्या करता था? जिस समय सुकरात था एथेंस में क्या करता था? जो ऑटोक्रेट जो वहां भ्रष्ट डेमोक्रेसी, वो युवकों को इकट्ठा करता था, डायलॉग करता था और उनको सही शासन क्या है, सही राजा क्या होता है, न्याय क्या है, ये सारी चीजें इनडायरेक्टली बताते थे वो। शायद यही कारण है कि सत्ताधारियों को लगा कि आदमी तो क्रांति करवा देगा। लड़कों को ये पता लगेगा जब युवकों को कि ये तो सब गलत ढंग का शासन है, सही शासन तो ये होता है, न्याय तो ये होता है। तो इसीलिए this is my opinion that Socrates was eliminated by making him drink Kemla। समझ रहे कि नहीं? बहुत अच्छा लिखा है प्लेटो ने, क्रीटो है। तो गांधी जी ने वही सोक्रेटिक, सुकरात जो है क्या करता था? व्हाट इज सोक्रेटिक फंक्शन? स्पीकिंग ट्रुथ टू पावर। ये है सोक्रेटिक फंक्शन। सत्ता के सामने सच बोलना, या आप और इफेक्टिव भाषा में कहें सत्ता के सीने पर सच बोलना, सत्ता के सीने पर चढ़कर सच बोलना, ये है सोक्रेटिक फंक्शन। स्पीकिंग ट्रुथ टू पावर। बहुत दिन तक मुझको समझ में नहीं आया, जब थोड़ा मैच्योर हुआ तो मैं इसको समझता था कि सत्ता से सच बोलना। एक दिन घंटी बज गई, अरे सत्ता से सच बोलना, इसका मतलब है सत्ता के सीने पर सच बोलना। ये सबकी औकात है। वही गांधी ने किया ब्रिटिश पीरियड में। सत्याग्रह है कि ये नहीं, ये सही है भारतीयों के लिए। तो
गांधी हैज बीन राइटली हेल्ड एज सोक्रेटिस ऑफ ब्रिटिश पीरियड है। अब मैं और काम की चीज पर आता हूँ। लगभग 1 घंटा शायद हो चुका है, आधे घंटे और आप हमें टॉलरेट करें और आपको कुछ फायदा ही होगा जो स्टूडेंट्स के लिए आवश्यक है। गांधी की जो गांधी फिलॉसफी है, जो गांधीज्म है, दैट कैन बी ब्रोकन इनटू 4 कंपोनेंट्स। जो गांधी का पूरा दर्शन है उसके 4 घटक। नंबर 1 फंडामेंटल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का मौलिक दर्शन है और वो क्या है? इक्वल टू ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। फंडामेंटल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी कोलन ये क्या है? सत्य और अहिंसा। गांधी का जो मौलिक दर्शन है वो सत्य और अहिंसा है। दैट इज फर्स्ट एंड foremost and most important segment of Gandhian philosophy। उसके बाद आप कुछ भी पहले लिख सकते हैं, लेकिन ये पहला है। वो पहला है because all his philosophy, be it political philosophy, be it economic philosophy, be it social philosophy, all this is suffused with non-violence। इसलिए ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस फंडामेंटल फिलॉसफी है गांधी की, जिससे उनका हर अन्य प्रकार का दर्शन संपृक्त है, घिरा हुआ है। तो दैट इज द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ foremost and fundamental segment of महात्मा गांधी फिलॉसफी, दैट इज ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। ये गांधी की फंडामेंटल फिलॉसफी है। दूसरी सर्वोदय गांधी, सोशल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी, गांधी का समाज दर्शन, वो क्या है? सर्वोदय। नंबर 3 गांधी का अर्थ दर्शन, इकोनॉमिक फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी, दैट इज ट्रस्टीशिप, जिसको आप संरक्षणवाद या सीता का सिद्धांत कुछ भी कहते हैं हिंदी। इसेंस जो है गांधी के इकोनॉमिक फिलॉसफी का है ट्रस्टीशिप। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट गांधी जी का राज दर्शन, पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी। इन पर मैं थोड़ा थोड़ा खुलासा करके अपनी वाणी को विराम दूंगा, ज्यादा लंबा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए, और ऊपर तो जो पढ़ लिखा है थर्ड ईयर, उसके बाद उनके और बहुत सारे काम हैं। गांधी पर तो आए दिन आपको लिखना पढ़ना पड़ता है, बोलना पड़ता है, और हर भारतीय को आइडिया होना चाहिए, और पढ़े लिखों को तो होने चाहिए गांधी का। समझ रहे हैं कि नहीं? गांधी की आइडिया हर पढ़े लिखे को होनी ही चाहिए। तो जब उनकी फंडामेंटल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी, उस पर मैं मजे का बोल चुका हूं कि सत्य संध थे, सत्य उनका साध्य था, ट्रुथ वाज द एंड, और मींस क्या था? सत्य की प्रैक्टिस बहुत सारे साधनों से की जा सकती है। इंटरनेशनल रिलेशंस में जो सत्य की तरफ बढ़ रहा है, वो पीस की बात जो कर रहा है, जो राष्ट्रों के मध्य कोऑपरेशन पैदा कर रहा है, वो सत्य के लिए काम कर रहा है। उसका जो मीन्स ऑफ प्रैक्टिसिंग ट्रुथ क्या है? पीस मेकिंग, प्रोड्यूसिंग कोऑपरेशन अमंग नेशंस। वो सत्य के लिए काम कर रहा है। ये एक शांति के लिए काम करना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सत्य की प्रैक्टिस का एक साधन है। समझ रहे हैं? आप माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, आप सत्य की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप भूखों को खाना खिला रहे हैं, वो आपका साधन है सत्य की प्रैक्टिस करने का। आप मवेशियों को, भूखे जानवरों को पानी पिला रहे हैं, आप पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं, आप सुंदरलाल बहुगुणा की तरह चिपको आंदोलन चला रहे हैं, पेड़ों से चिपक जाते हैं कि पहले आरी हमारे ऊपर चलाई। आप सत्य संध हैं, आप अपने ढंग से सत्य की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं ये बता रहा हूं ना, सत्य की प्रैक्टिस आपको आदर्श लगता होगा, क्या इसकी प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते किसी रूप में? बताइए। गांधी का आदर्शवाद जो है, गांधी ने ही रास्ता दिखाया, खास करके किस प्रकार से नॉन वायलेंट तरीके से सत्य की प्रैक्टिस की जा सकती। बहुत सारे तरीके, किसी विचारधारा को फैलाने के लिए युद्ध करना, जैसे क्रूसेड्स हुए, क्रिश्चियंस ने किया,
उसका जवाब दिया जिहाद ने, ये सब असत्य है, ये इग्नोरेंस है। क्योंकि वे लोग समझ रहे थे कि जो क्रिश्चियनिटी है यही सत्य है, जो इस्लाम है यही सत्य है, इसको बाई बुक और बाई ट्रुथ, लेकिन मीन्स उनका जो गांधी का कॉन्सेप्ट है एंड्स एंड मीन्स का, क्रिश्चियंस क्रूसेड करते समय समझे कि क्रिश्चियनिटी ट्रुथ है, अब इसको फैलाने के लिए मीन्स गंदे भी हो सकते हैं, अर्थात वायलेंट मीन्स भी हो सकते हैं, यही पर प्रॉब्लम थी। इस्लाम ने समझा कि जिहाद जो इस्लाम है वो सत्य है, उसको फैलाने के लिए हम डंडे का और हथियारों का और तलवार का सहारा भी ले सकते हैं, ये मीन्स फाउल हो गया। गांधी बिलीव इन द फेयरनेस सैक्रेडनेस ऑफ बोथ मीन्स एंड एंड्स। वो कहते हैं कि फाउल मीन्स एंड को फाउल कर देता है, अपवित्र साधन साध्य को अपवित्र कर देता है। आप भ्रष्टाचार से पैसा कमाएंगे, अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाएंगे तो लड़का भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसा भी माना जाता है। आप गलत अन्न खाएंगे तो आपका स्वास्थ्य अलग तरह का दिखाएगा असर। मीन्स और एंड्स, एंड तो वही अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखना खाना खाने का, तो गांधी का है फेयरनेस ऑफ बोथ मीन्स एंड एंड्स। गांधी ये कहते थे कि इफ India's freedom struggle movement becomes violent, then I will lose my interest in Indian independence. गांधी जी कहते थे कि अगर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, हम मान ले कि भाई हमको स्वतंत्रता तो मिलनी ही चाहिए, लोकमान्य कहते थे कि फ्रीडम इज आवर बर्थराइट, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हाँ, स्वतंत्रता सत्य है, हमको मिलनी ही चाहिए, क्यों? दूसरे लोग कोई कॉलोनाइज करेगा, परतंत्र करेगा, तो हम इस सत्य को प्राप्त करने के लिए हम कुछ भी साधन अपनाएं? नो। गांधी जी ने कहा कि इफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट बिकम्स वायलेंट, आई विल लूज माय इंटरेस्ट इन इंडियन इंडिपेंडेंस। अगर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन हिंसक हो जाता है तो हमारी रुचि खत्म हो जाएगी भारत की स्वतंत्रता में। और आपने देखा चौरी चौरा भरी पेंग में, चौरी चौरा के बाद गांधी जी ने क्या किया? 22 पुलिस वालों को थाने को खोल दिया। गांधी जी ने कहा नो, दिस इज नॉट द वे। कितने लोगों ने गांधी को क्रिटिसाइज किया कि भरी पेंग में जो है गांधी जो है धोखा देता है, ये क्या है? जब धूप देते अभी अंग्रेजों को भारतीय, तब जो है एकदम से हवाई गांधी जी आंदोलन की। तो वो मतलब ये मैं कह रहा हूं कि ये प्रैक्टिस नॉन वायलेंस लाइक नोबडी प्रैक्टिस। अगर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन हिंसक हो जाएगा तो हमारी रुचि खत्म हो जाएगी भारतीय स्वतंत्रता में, क्योंकि वो कहते थे ऐसी स्वतंत्रता ये परतंत्रता होगी, इट विल बी परतंत्रता, गुलामी, स्लेवरी इन डिस्गाइज। इफ द फ्रीडम इज अचीव्ड थ्रू वायलेंट मींस दैट विल बी स्लेवरी इन डिस्गाइज। क्योंकि बाद में कौन समस्याओं को जन्म देगी ये ना समझिए कि इससे बहुत फायदा होगा। और यहां से बड़ी कहानी खुलती है। लेनिन ये जानता था कि क्रांति के बाद स्थितियां बहुत खतरनाक हो जाती हैं। आप क्रांति करके अगर सत्ता में आएंगे, मतलब वायलेंस से, तो आप उसी वायलेंस से मारे जाएंगे, इसकी बहुत प्रोबेबिलिटी है। रिएक्शन वैसे ही होगा। बड़े फिलोसफर्स ने इसके बारे में सब लिखा। इसीलिए परमानेंट रिवॉल्यूशन वो नॉन वायलेंट तरीकों से प्राप्त होती है, वायलेंट तरीकों से नहीं, मार्क्सिस्ट तरीकों से नहीं। तो गांधी का जो सत्य और अहिंसा का कॉन्सेप्ट फंडामेंटल फिलॉसफी है, पावरफुल है और ये व्यवहारित की जा सकती है, प्रैक्टिकल आइडियलिज्म है। और इसके प्रूफ देते हुए मैं चल रहा हूं आपको, कैसे गांधी ने सफल बनाया, यही उनका सबसे बड़ा अवदान है। विश्व संस्कृति को मैं कहूंगा कि सबसे बड़ा अवदान है नॉन वायलेंट मीन्स ऑफ अचीविंग एंड्स। और कुछ साधारण बात मैं बता दूं, गांधी के लिए जो ये मैंने बता दिया कि सत्य उनका जो था वो इष्ट था, एंड था, साध्य था, और अहिंसा मीन्स थी। अहिंसा का मीनिंग गांधी जी के लिए क्या था? अहिंसा के दो अर्थ ध्वनित होते हैं गांधी के विचार से, और
उनकी प्रैक्टिस से। एक तो निगेटिव मीन्स, निगेटिव अर्थ मीनिंग अहिंसा, वो है मन वचन और कर्म से किसी को चोट न पहुंचाना, hurting nobody by thoughts, deeds and actions। किसी भी व्यक्ति को मन वचन और कर्म से चोट न पहुंचाना, ये अहिंसा नॉन वायलेंस का नेगेटिव अर्थ है। और अहिंसा का दूसरा अर्थ है, दोनों अर्थों में गांधी ने प्रैक्टिस किया, यूनिवर्सल लव, सार्वत्रिक प्रेम। अगर सबको हम प्रेम करेंगे तो ये नॉन वायलेंट बिहेवियर है भाई, तो ये सकारात्मक अर्थ, पॉजिटिव अर्थ है अहिंसा का। लव दाई नेबर जो क्रिश्चियनिटी में कहा गया है, गांधी जी ने क्रिश्चियनिटी से भी सीखा। कहा जाता है गांधी in the process of learning from Christianity he Christianized Hinduism and Hinduized Christianity। ये कहा जाता है क्रिश्चियनिटी से भी सीखा उन्होंने, अच्छी जहां से बातें मिली सीखा गांधी जी, इसीलिए उनको सेंट ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म भी कहा जाता है। सारी संस्कृतियों से उन्होंने सीखा है, उन्होंने इस्लाम से भी सीखा है। हिजरत जो लॉन्ग मार्च है, माओ का लॉन्ग मार्च और गांधी का दांडी मार्च, ये क्या है? ये हिजरत है जो प्रॉफेट मोहम्मद ने की थी। ये रियल एग्जांपल है, कोई चीज ऐसी नहीं कहना चाहता हूं जिसके एग्जांपल्स नहीं है, जिसका प्रूफ नहीं है रियल लाइफ। हिजरत, लॉन्ग मार्च, दांडी मार्च गांधी का हिजरत था, नमक कानून तोड़ने के लिए चल पड़े और उसमें सब लोग पीछे पीछे चल पड़े। कहते कुछ महिलाएं अपने हस्बैंड के लिए पानी लेने गई थी, वो प्यासे बैठे थे, खाना खा रहे थे, वो मटकी फेंक दी कुएं पर और चली गई गांधी के साथ, लौटी कई दिन बाद। यस, दीज आर द रियल स्टोरीज। तमाम अंग्रेज महिलाएं गांधी जी के साथ दांडी मार्च में थी। पटेल मजाक किया करते थे कि ये तिरंगनियां गांधी जी को ले डूबी। यस, दीज आर द रियल थिंग्स दैट हैव बीन सेड। लेकिन गांधी जी को कोई ले नहीं डूब पाया। जो ठान लेते थे, सत्याग्रही थे ना, वो कर डालते थे। आप बताइए गांधी जी ने जो ठाना हो वो कर न पाए, लास्ट में पार्टीशन नहीं रोक पाए, उन्होंने ऐसा नहीं ठाना था। क्या हो सकता है बुढ़े हो गए होंगे, उनको लोगों ने दरकिनार भी कर दिया था, बाकी उन्होंने जो ठाना वो किया। सत्याग्रही थे, बहुत जिद्दी थे, लेकिन मीन्स उनका वही का तरीका। तो अहिंसा के दो अर्थ प्रज्वलित होते हैं। सत्य और अहिंसा के बारे में इतनी बात काफी है। जो फंडामेंटल फिलॉसफी है महात्मा गांधी की, नंबर 2 पर उनका समाज दर्शन, सर्वोदय। कहा जाता है कि सर्वोदय का गरीबों की आह से उपजा दर्शन है सर्वोदय। इस पर थोड़ा सा असर रस्किन का अंडू दिस लास्ट, अंत्योदय जिसको कहा जाता है, उस वो भी प्रभाव गांधी पर है। लियो टॉल्स्टॉय का अंतः स्थित ईश्वरवाद, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, इसका भी प्रभाव है गांधी के सर्वोदय पर। सर्वोदय का मतलब है सबका उदय और सबका सब प्रकार से उदय। दो मीनिंग ध्वनित होते हैं सर्वोदय से। राइज ऑफ ऑल, नंबर 1, सबका उदय, सबकी उन्नति, एंड वर्सेटाइल डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी, सबका सर्वतोमुखी विकास। राइज ऑफ ऑल, सबका विकास, और हर एक का सब प्रकार से विकास। ये सर्वोदय का ये साधारण अर्थ के स्टूडेंट्स के लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और इसमें ये जो कहा जाता है ना कि दलितों की, गरीबों की आह से उपजा दर्शन, यहाँ पर फिर मुझे महाकवि दिनकर याद आते हैं। इसी पर उन्होंने लिखा है ठीक। और ये बड़ी विशेष चीज है, 3 लाइन की नजम मैंने पढ़ी। हमने नजम 4 लाइन की होती है, 3 लाइन की पोएट्री। गांधी तूफान के पिता और बाजों के भी बाज थे।
पहली लाइन गांधी तूफान के पिता रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं, बहुत बड़ा पोएट था रामधारी सिंह दिनकर, बहुत बड़ा। गांधी तूफान के पिता और बाजों के भी बाज थे, क्योंकि वे नीरवता की आवाज थे, जो लोग बोल नहीं पाते, कह नहीं पाते, नीरवता। गांधी तूफान के पिता और बाजों के भी बाज थे, क्योंकि वे नीरवता की आवाज थे। तो ये गरीबों की आंख से उपजा दर्शन है, शायद वही दिनकर जी कहना चाहते हैं। और इसमें 2-3 ही फंडामेंटल बातें हैं उनके सर्वोदय में। सबसे नंबर वन बहुत अच्छी चीज, सबकी भलाई में अपनी भलाई। यहाँ समाजवाद झलक रहा है, सबकी भलाई में। If the whole society benefits, then you are within the society, you will also benefit. सबकी भलाई में अपनी भलाई। नंबर 1। नंबर 2, हर एक व्यक्ति के कार्य का समान मूल्य है, समान गरिमा है हर एक व्यक्ति के कार्य में, चाहे वो नाई का कार्य हो बाल काटने का, या वकील की बड़ी इंटेलिजेंट कमाई हो। नाई और वकील की कमाई दोनों में इक्वल डिग्निटी है, सबके काम की समान गरिमा है, वैल्यू। और नंबर 3, श्रम आधारित जीवन ही सबसे सुंदर जीवन, श्रम आधारित जीवन। आश्रम, हर एक आश्रम के अलग अलग काम, अलग अलग श्रम के अलग अलग कार्य, श्रम आधारित जीवन ही सबसे बढ़िया जीवन। तो सर्वोदय पर मैं इतनी ही बात कहूंगा। Then the third one is trusteeship, economic philosophy of महात्मा गांधी। एक बार बड़ा इंटरेस्टिंग है, महात्मा गांधी को बुलाया गया। गांधी डरते नहीं थे कहीं, चाहे जितने बड़े विद्वान बैठे हों, चाहे जितने बड़े योद्धा बैठे हों, बोलने सम्मेलन में भी गए, जैसे ऐसे चले गए। अभी तो चर्चिल ने कहा था ना, अदलन का आपने आप अगर लंदन जाएंगे तो कितनी तैयारी करेंगे, वो नैतिक बल है हमारे पास। अरे हम जो है सो है, चप्पल पहने हुए जैसे मकबूल बिना हुसैन, हम ज्यादा जानते हो, एक पार्टी से उन लोगों को निकाल दिया, चले चप्पल पहनने से चले। फिलासफर निर्भय जो फालतू की चीजें छोटी मोटी उनको प्रभावित नहीं कर, ऐसे चले। और गांधी का कितना बड़ा था आपको बहुत बार बताया होगा। जब उन्होंने ज्वाइंट सेशन हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स को संबोधित किया, तो उसके पहले चर्चिल ने आके सबको एड्रेस किया और इंस्ट्रक्ट किया कि व्हेन द गांधी एंटर्स द हॉल नोबडी विल स्टैंड अप, क्योंकि वो गुलाम देश से आ रहा है, हमारा गुलाम है, हमको खड़े होकर उसका रेस्पेक्ट नहीं करना है। That half naked fakir is our slave। और जब गांधी घुसते हैं हॉल में तो विंस्टन चर्चिल सबसे पहले खड़े हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि हमने क्या कहा था। द होल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट स्टैंड अप। ये हमने कल बताया था किसी क्लास में कि संयम से शक्ति आती है। इसके बहुत बड़े उदाहरण हैं। तो आप संयम को व्यवहारित नहीं कर सकते क्या? आप संयम नहीं रख सकते क्या? प्रैक्टिस करिए। तो इकोनॉमिक्स के कई नोबेल लॉरियट्स की कॉन्फ्रेंस थी, उनकी ट्रस्टीशिप को कॉन्सेप्ट बताने से पहले, एंड गांधी वाज वन ऑफ द इनवाइटीज। गांधी जी ने कहा कि मैं सब लोग बोल लेंगे, सब नोबेल लॉरियट्स सब मैं बोलूंगा। और उसमें ये लिखा गया है कि सब गांधी को देख देख करके वो सब हंसी उड़ा रहे थे। What will he be speaking among the Nobel laureates? नोबेल लॉरियट्स के बीच में गांधी इकोनॉमिक्स पर क्या बोलेंगे भाई? गांधी जी ने कहा कि well I will speak at last। खैर सब नोबेल लॉरियट्स बड़ा हाई फाई सब बोले। गांधी जी खड़े हुए, उन्होंने 2 सेंटेंस कहा, और जो नोबेल लॉरियट्स को बोलने के लिए, सुनने के लिए कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, कभी उतनी तालियां नहीं बजी। गांधी के 2 सेंटेंस में गांधी ने क्या कहा हिंदी में, बाद में उसका ट्रांसलेशन हुआ, उसी समय भी ट्रांसलेशन हुआ।
उन्होंने, अब देखिए गांधी एक इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडस्ट्रियल जमाने के बीच में थे। ये जो नोबेल लॉरियट्स थे सब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में जिनको कंट्रीब्यूट था अधिकांश को सब उसी के सब मिला था। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इंडस्ट्रियलिज्म। और इंडस्ट्रियलिज्म क्या है? कंज्यूमरिज्म। जब आप खूब उपभोग करेंगे वस्तुओं का, सैकड़ों कारें खरीदेंगे तब तो कारें बिकेंगी। जब आप एक शर्ट गंदा हो जाएगा, अभी एक शर्ट, शाम को दूसरा शर्ट, रात में पार्टी चौथा शर्ट, जितना उपभोग करेंगे उतना ही इंडस्ट्री चलेगी ना, तब तो शर्ट इंडस्ट्री चलेगी। जितना कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, अभी त्रिपाठी जी ने वहां लाहौरी जीरा मांगा था, मिलेंगे। जितना आप पिएंगे कोल्ड ड्रिंक लाहौरी जीरा, कंज्यूमरिज्म। हमारे तो दर्शन में तेल पूंजी था का आदर्श दिया गया है। तो हम क्या परहेज नहीं कर सकते कोल्ड ड्रिंक से? अरे हम मिल्क शेक पिए, हम दही पिए। ये आदर्शवाद आप तेल पूंजी था का आदर्श क्या आप व्यवहारिक नहीं कर सकते? गांधी जी वही कह रहे हैं यहाँ। तो नोबेल लॉरियट्स की कॉन्फ्रेंस में जब गांधी जी खड़े हुए तो उन्होंने दो वाक्य बोले, तभी गड़गड़ाहट भी बहुत जोर तालियों की। इतना किसी नोबेल लॉरियट के बोलने में कोई नहीं ताली बजाया था। गांधी जी ने कहा, भोग का अर्थशास्त्र अनर्थशास्त्र है। द इकोनॉमिक्स ऑफ कंज्यूमरिज्म इज डिजास्ट्रस। भोग का अर्थशास्त्र अनर्थशास्त्र है। और नंबर 2, इकोनॉमिक्स डिवाइड ऑफ एथिक्स इज अ डेथ ट्रैप। इकोनॉमिक्स डिवाइड ऑफ एथिक्स इज अ डेथ ट्रैप। नैतिकता विहीन अर्थशास्त्र मौत का फंदा, और नैतिकता विहीन अर्थशास्त्र, एक चीज पर मैं घंटों बोल सकता हूं। पूंजीवाद वही है। और अभी जो घटना हुई अहमदाबाद वाली प्लेन क्रैश, हमने एक नॉवेल पढ़ा था जो हम लोग के टाइम इंग्लिश लिटरेचर में वो था, ऑल माय सन्स। पूंजीवाद कितना निष्ठुर होता है। उसकी कहानी संक्षेप में यही है। क्या एक जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम एक इंडस्ट्रियलिस्ट है जो कि फाइटर प्लेन्स के इंजन का सिलेंडर बनाता था। एक बार पूरी सिलेंडर की असेंबली में एक वायर, एक बाल का जैसा स्क्रैच आ गया। पूरी असेंबली, कई अरब खरब पूरे सिलेंडर्स तो सब खराब हो गए। कहीं जो सांचे में घुस रहा होगा, अगर वो एक भी सिलेंडर किसी फाइटर प्लेन में लगेगा तो डेफिनेटली दैट प्लेन विल क्रैश। अंकित, तो उस इंडस्ट्रियलिस्ट के दिमाग में ऊहापोह है कि मैं इस चीज को सरकार को डिवल्ज करूं, बताऊं कि ना बताऊं। सरकार को पूरी सप्लाई करता था सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात। अगर बता देता हूं और इसको उनकी विक्री नहीं होती तो हम खत्म। एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट आई एम फिनिश्ड। इसका एक लड़का था इसी इंडस्ट्रियलिस्ट। और अगर नहीं बताता हूं तो तमाम सारे प्लेन्स क्रैश हो गए, लेकिन हमारी सेहत पर असर नहीं पड़ेगा। पूंजीवाद। और अल्टीमेटली द कैपिटलिस्ट टुक द सेम डिसीजन कि हम नहीं बताएंगे। सरकार सप्लाई कर दिया सारे सिलेंडर्स। ब्रिटेन की घटना, जिन फाइटर प्लेन्स में इंजन के सिलेंडर फिट किए गए सब क्रैश कर गए। और पहली सूचना इंडस्ट्रियलिस्ट के पास आई कि your only son has died in the plane crash because he was pilot of a fighter plane। अकेला लड़का, उसका पहली खबर आई कि आपका लड़का फाइटर प्लेन क्रैश में मारा गया। तब उसको समझ में आया ऑल माय सन्स, और जितने मारे गए वो हमारे लड़के जैसे। और एग्जैक्टली अभी जब अहमदाबाद वाला एक घटना हुआ कि दोनों इंजन फेल हो, उसकी तमाम चीजें आई हैं निकल कर। एक चीज मैंने जो पढ़ी है, पता नहीं सही है कि गलत है। ये बोइंग कंपनी जो है, जब ये प्लेन खरीदा गया ओरिजिनली, बना जब ओरिजिनली, सेम
भयानक चीज है ऑलमाइटी सन को याद आया जब बना ये प्लेन, तो जिस फाइनल इंजीनियर को फाइनल सर्टिफिकेट देना था कि ये जो है एकदम फिट प्लेन बेच दिया गया। बोइंग सबसे रेप्यूटेड कंपनी ट्रैवलर प्लेन्स बनाने की अमेरिका में, तो इंजीनियर ने रिपोर्ट दी थी कि इसको न बेचा जाए क्योंकि समडे इट विल वेरी बैडली क्रैश। इसके इंजिन्स में मामूली लेकिन बहुत डेंजरस डिफेक्ट है, तो उस इंजीनियर को एलिमिनेट करवा दिया गया, उसकी हत्या करवा दी गई और बोइंग बेच दी गई। वही बोइंग है ये जो अहमदाबाद में क्रैश हुई, ऑलमाइटी सन की जैसी घटना है। वो बिजनेस कंसिडरेशन ज्यादा रहता है, पैसा भाड़ी नहीं होगी, आपको बढ़िया सारा अन्न भेज देगा, आप जो है आप मर जाएंगे। अब देखिए वो दुकानों के सामने वो सब साफ करके गेहूं सड़ा हुआ वो किनारे करती रहती, बाद बेच देंगे आपसे। एडल्टरेशन अलग चीज, बिजनेस केवल। तो वही गांधी जी कह रहे हैं इकोनॉमिक्स डिवाइड ऑफ एथिक्स। अगर अर्थशास्त्र से नैतिकता हटी, नैतिकता विहीन अर्थशास्त्र, तो वह मौत का फंदा है। ऑलमाइटी सन में आपने देखा, अहमदाबाद प्लेन क्रैश में देखा, एवरी डे आप देख रहे हैं सारे छोटे छोटे दुकान वाले, वो अपनी सामान सड़ जाएगी लेकिन आप गले लगा देंगे, जाओ एक्सपायर चीज बेच देंगे, मर जाओ, क्या करना। ड्रग्स, कितनी स्पूरियस ड्रग्स बिकती, कितने बड़े बड़े कार्टेल्स चल रहे हैं नकली ड्रग्स, तो वही तो है। तो क्या बिजनेस में नैतिकता की प्रैक्टिस नहीं कर सकते अर्थशास्त्र में? अपने समाज के लोगों का ध्यान न दें, उनको देना चाहिए कि? तो ये गांधी जी की इन्हीं दो बातों पर बड़ी तालियां बजी। सारे नोबेल लॉरेट्स ऐसे जो पहले मजाक उड़ा रहे थे कि ये क्या बोले, फटा गांधी का टीचर इन नोबेल लॉरेट्स के बीच में क्या बोलेंगे। और एग्जैक्ट जो 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 इंडस्ट्रियलिज्म है, जो कैपिटलिज्म है, ये भोग का अर्थशास्त्र है और ये अनर्थशास्त्र है, आप देख रहे हैं। अब ट्रस्टीशिप की बात, अर्थशास्त्र की बात आई, अर्थदर्शन की बात आई, तो गांधी जी की बात। ट्रस्टीशिप में जो संक्षेप में आप समझते हैं कि ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट जिसे आप संरक्षणवाद भी कहते हैं, उसका मेन जो इसेंस है, जल्दी मैं बता दूं, तो ये है कि जो इंडस्ट्री का मालिक है, जो कैपिटलिस्ट है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो पूंजीपति है, वह हृदय परिवर्तन के द्वारा उसका ऐसा हृदय परिवर्तन हो जाए या कर दिया जाए, वो अपने को अपनी संपत्ति का मालिक न समझे, संरक्षक समझे। इस तरह की बात अरस्तु ने भी कही है। जरा अरस्तु के व्यूज ऑन प्रॉपर्टी आप पढ़िएगा, अरस्तु बहुत बड़ा फिलोसोफर है। कहीं न कहीं ये बात अरस्तु के 3 जो प्रिंसिपल्स ऑफ प्रॉपर्टी हैं, 3 उसमें चीजें हैं, उसमें ये है ये चीज। आजकल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी की बात कही जाती है, लेकिन वो ट्रस्टीशिप नहीं है। वो है कि जो ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं कुछ सबको ध्यान रखे समाज की, वह नहीं, पूरा का पूरा कॉर्पोरेट हाउस, पूरी की पूरी जो पूंजीपति की संपत्ति है, पूंजीपति है, वो अपने को अपनी संपत्ति का मालिक न समझे, संरक्षक समझे। हृदय परिवर्तन के द्वारा उसको ऐसा बनाया जा सकता है और वह संपत्ति कमाना बंद न करे, संपत्ति अर्जित करना बंद न करे, अपने मतलब भर का यूज भी करे, लेकिन जो बाकी बचे उसका संरक्षण करे और समाज के लिए उसका उपयोग होने दे। यही है संक्षेप में न्यासिका का सिद्धांत। एसेंस इज दिस ओनली। गांधी जी के अब देखिए, सारा गांधी का दर्शन उसमें अहिंसा सब जगह घुसी हुई, सर्वोदय में भी, अंतिम व्यक्ति तक किसी के हित की हिंसा न हो। अर्थशास्त्र में भी नॉन वायलेंस घुसा हुआ है। भाई नैतिकता विहीन अर्थशास्त्र नहीं होना चाहिए। आप ध्यान रखिए कि लोगों पर क्या असर पड़ेगा। भाई ये बोइंग क्रैश कर जाएगी, अभी दिल्ली से आई किसी का एसी नहीं चल रहा था, प्रॉब्लम में थी, लेकिन आप पैसा कमाने चक्कर में उसको भेजो,
पता नहीं इंजीनियर्स ने कैसे उसको पास किया था। अभी एक नई बात आई है कि उसके दो कौन से टेक्निकल लैंग्वेज है मैं नहीं समझता, उसका जो ब्लैक बॉक्स मिला कोई चीज तो ऑफ थी, और जो था वो मेन पायलट नहीं चला रहा था, दूसरा चला रहा था। तो उसने पूछा कि दोनों चीज स्विच ऑफ क्यों है, तो उन्होंने कहा मैंने नहीं ऑफ की। बहुत सारे उसमें केस हैं, पता नहीं लगेगा, इंडिया में कुछ ज्यादा पता नहीं लगता। मोस्ट करप्ट कंट्री ऑन द अर्थ है ये, ऐसा नहीं पता नहीं चलेगा। मोनिका देवनाथ के केस में क्या हुआ पता लगा, ठीक से कुछ पता नहीं लगता है, इसीलिए क्राइम बढ़ता जाता है, कल्प्रिट्स आर नॉट पनिश्ड प्रॉपर्ली। है तो गांधी जी के दर्शन में कहीं कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, मार्क्स का दर्शन कॉन्ट्रडिक्टरी एकांगी है आइडियल से। मार्क्स जो है पूंजीपतियों को ब्लडी रिवॉल्यूशन के द्वारा उनका विनाश कर देना चाहता है, ये तो वायलेंस है ना। और मजदूरों के हित की बात करता है, इमेंसिपेशन ऑफ लेबर, मजदूरों की मुक्त और पूंजीपतियों का विनाश। गांधी के दर्शन में गांधी वांट्स टू से बोथ साइड्स ऑफ मार्क्सियन डिवाइड, मजदूर भी मालिक भी, दोनों को बताना चाहते हैं गांधी, जो नॉन वायलेंस, हर चीज उनका नॉन वायलेंस है। वो कहते हैं कि मजदूर मेहनत करके धन कमाने का हुनर या दूसरे को सर्विसेज देना अपनी बॉडीली फिजिकल लेबर की, इस सब के बस की बात नहीं। मजदूर बहुत इंपॉर्टेंट है समाज के लिए, और वो कहते हैं कि श्रम का आधारित जीवन सबसे अच्छा जीवन है। उनका ब्रेड लेबर का जो कॉन्सेप्ट है, सबको अपनी रोटी घर का जरूर कमाना चाहिए। यहाँ 10 जवान बेटे बाप के सीने पर भार है, मोबाइल देख रहे हैं, इधर से उधर पलट रहे हैं, नहीं कुछ कमाएंगे नहीं, अरे रिक्शा चलाओ जाकर, उनके बाप के सीने पर आप भार हैं। हर आदमी को अपनी रोटी घर का जरूर कमाना चाहिए। उनका ब्रेड लेबर कहते श्रम आधारित जीवन ही सबसे अच्छा जीवन है। मजदूर को प्रेज करते हैं और कहते हैं कि धन को दुगुना तिगुना चौगुना करना ये हुनर कैपिटलिस्ट है। समाज के लिए कैपिटलिस्ट भी इंपॉर्टेंट है, कैसे पूंजी का निवेश करें, होशियारी से प्रॉफिट को बढ़े और समाज को ही तो धन मिलेगा। तो he wants to say both the sides of Marxian divide, जो मार्क्सवादी विभाजन के दोनों पक्षों को गांधी बचाते हैं, उसमें कहीं कॉन्ट्रडिक्शन नहीं। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर जो बेंथम का है वो गांधी जी के अनुसार गलत है, क्योंकि जो स्मॉलेस्ट नंबर के लोग बच जाएंगे उनके हित की तो हिंसा हो जाएगी। तो इसलिए वो सर्वे भवन्तु सुखिनः वाले हैं, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाले हैं। मायावती के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वाले नहीं हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। ये उनका ट्रस्टीशिप और उनका जो सर्वोदय सबमिट इसमें है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारा लेक्चर प्राय इसके लिए मैं बदनाम हूँ बहुत, कह रही है लेक्चर बदनाम है आप, लंबा ही हो जाता है। एक वो डीन थे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर प्रशांत अग्रवाल, तो वो एक दिन एकांत में वहाँ डिफेंस स्टडीज में मिले हमसे, वाइवा लेने आए थे, मैं कन्वीनर था। तो उन्होंने कहा कि यार श्रीवर तुम लड़कों को जल्दी छोड़ देते हो, कहीं उनको मार कर छोड़ते हो, कहाँ डालते हो, तब छोड़ते हो, यही कारण था। तो जल्दी आप जो है हिलते नहीं, उनको निचोड़ कर ही छोड़ते हैं। तो जो पहलवान लड़का है वही हमारा क्लास कर सकता है, एकदम अखाड़िया कि पढ़ाओ 3-4 पीरियड लगातार। तो हम लोग तो बुढ़ाई में 3-4 घंटे पढ़ा सकते हैं, आपको यह तो मैं आपको थोड़ा उत्साहवर्धन करके अपनी बात अपने हित की बात कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल फिलॉसफी गांधी जी वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट, ये 30 के स्टूडेंट्स के लिए सीधे सीधे, बाकी सबके लिए जरूरी। पॉलिटिकल गांधी का राज दर्शन, उसमें 3 चीजें, देखिए पॉलिटिक्स में 3 चीजें, राजा कैसा हो, राज्य कैसा हो, रूलर्स, नीति कैसी हो, पॉलिसी, और नीति को लागू करने वाला शासक गवर्नमेंट। तो स्टेट, रूलर, पॉलिसी एंड गवर्नमेंट, ये 3 बातें गांधी के दर्शन में मैं कहूंगा। उसके पहले जो गांधी का सबसे बड़ा पॉलिटिकल
सबसे बड़ी पॉलिटिकल फिलॉसफी है बेसिक, वो क्या है? एनार्किज्म। फिलोसॉफिकल एनार्किज्म भी कहते हैं, गांधी के अराजकतावाद को फिलोसॉफिकल एनार्किज्म कहते हैं, दार्शनिक अराजकतावाद। और एक शब्द और है एनलाइटेड एनार्किज्म, बौद्धिक अराजकतावाद। अराजकतावाद जो वेस्ट में है वो दो तरीके का है। वो वायलेंट एनार्किज्म है, जो राज्य को बिल्कुल वायलेंस से खत्म। एनार्किज्म का मतलब राज्य विहीन, राज्य को खत्म करो। कैसे? राज्य नहीं है एनार्की, तो राज्य को वायलेंट मीन्स खत्म करने के बाद वायलेंट एनार्किस्ट कहते हैं। इसीलिए कभी कभी मार्क्स को अनार्किस्ट भी लोग कहते हैं, लेकिन उतना नहीं एनार्किस्ट। बहुत जगह मार्क्स को अनार्किस्ट कहा जाता है, जैसे कि सोक्रेटिस को बहुत लोग सोचते हैं कि वो सोफिस्ट तो नहीं थे, लेकिन वो सोफिस्ट नहीं थे। बड़ी बड़ी बातें संक्षेप में बता देता हूँ। तो गांधी का जो एनलाइटेड एनार्किज्म है, उनका नॉन वायलेंट टाइप का बौद्धिक अराजकतावाद है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज है जिसको कि स्टूडेंट्स को समझना जरूरी है। यहीं पर मार्क्स और गांधी की एक बड़ी फंडामेंटल तुलना। देखिए, गांधी के जो मर्म है एनार्किज्म का, गांधी जी का एनार्किज्म का मतलब स्टेटलेस सोसाइटी, स्टेट ना हो, स्टेट को खत्म करो। लेकिन गांधी तो नॉन वायलेंट, स्टेट को वायलेंट तरीके से उखाड़ फेंकना नहीं चाहते। और मनसावादा मतलब बिल्कुल कहीं जरा सा वही नॉन वायलेंस ना हो स्टेट के खिलाफ। तो गांधी इस फंडामेंटल चीज पे जाते हैं। ये भी आदर्शवादी चीज है, लेकिन व्यवहारिक की जा सकती है। वो इस मर्म में जाते हैं कि आखिर स्टेट की जरूरत क्यों पड़ी। आप सब ओरिजिन ऑफ स्टेट पढ़े होंगे, अंकित जी ने पढ़ाया है, पार्टवन के बच्चों को भी बहुत रुचि से तमाम सारी थ्योरीज। और भी और आगे आप पढ़ेंगे, जैन फिलॉसफी थर्ड ईयर में पढ़ेंगे, बुद्धिस्ट फिलॉसफी पढ़ेंगे, सब में ओरिजिन ऑफ स्टेट है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़ी होगी, डिवाइन ओरिजिन थ्योरी, सब तमाम तरह, कौटिल्य में भी है, मनु में भी है। राज्य की उत्पत्ति हुई क्यों जरूरत पड़ी राज्य की और सरकार की? आदमी गड़बड़ था, आदमी शुरू में गड़बड़ नहीं था। जब भगवान ने बनाया होगा इंसान को, तो तब गड़बड़ नहीं था। जैसे तुलसीदास जी का मैं कोट करता हूँ, भूमि परत पाठ आबर पानी चीनी जीव ही माया लगता है। जब बादलों से बूंद निकलती है, स्वच्छ होती है, निष्पाप, निष्कलंक, और मतलब उसमें कोई मैलापन, कोई धूल, कोई एसिड का पार्टिकल कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे एनवायरनमेंट में आती है, तमाम डस्ट, एसिड पार्टिकल और तमाम तरह की इम्प्योरिटीज उसमें धीरे धीरे ऐड होती हैं। और भूमि परत, जैसे जमीन पर बूंद गिरती है मटमैली, भूमि परत का ढाबर पानी, ढाबर मीन्स मटमैला। जिस प्रकार जमीन पर गिरते ही पानी मटमैला हो जाता है, वैसे ही जब ये सोल, ये आत्मा परमात्मा से विलग होती है, तब ये प्योर रहती है, शरीर में घुसती है। इस कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम धीरे धीरे आने लगती है, आदमी करप्ट होने लगता है। करप्ट का सेंस यहाँ है डीनेचर्ड, जो इसका ओरिजिनल नेचर है, जिस नेचर को लेकर वो जीव परमात्मा से अलग हुआ था, वो नेचर धीरे धीरे डीनेचर होने लगता है। वो अनुशासित नहीं रह जाता, वो करप्ट हो जाता है, उसमें तमाम बदमाशियां आ जाती हैं। वो लोगों के, दूसरे लोगों के कामों में टांग अड़ाने लगता है, वो केवल अपने हित की ही बात सोचता है। वो तो इसी आदमी को धीरे धीरे जब आदमी करप्ट होता है, तो जरूरत पड़ती है इसको डिसिप्लिन करने के लिए, किसी एजेंसी की। वही है, स्टेट की जरूरत इसीलिए पड़ती है, गवर्नमेंट की जरूरत इसीलिए पड़ती है। Because the human being becomes denatured, corrupt. अगर आदमी शुद्ध आत्मा जैसे थी वैसे ही रहे, उसमें पाप न घुसे, धीरे धीरे वो करप्ट होता है। इसलिए स्टेट की जरूरत पड़ी। ये फंडामेंटल फिलॉसफी गांधी की। और ये जैन धर्म, जो जैन फिलॉसफी है, उसमें ये बात है। शुरू में उन्होंने कहा है कि जो स्टेट बताई है, सुखम सुखम,
जिसको मौजे मौजा आप कह सकते हैं। शुरू में सुखम सुखम था, आदमी ठीक ठाक था, कोई प्रॉब्लम नहीं, समाज में सुखम सुखम, डबल यूज किया हमने। उसके बाद धीरे धीरे प्रॉब्लम आती, फिर सुखम दुखम हो जाता है, सुखम कम पड़ता है और दूसरा वाला जो सुखम है वहां दुखम आता है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद दुखम सुखम हो जाता है, फिर दुख डोमिनेट करता है, पहले नंबर पर आ गया। पहले सुखम सुखम, फिर सुखम दुखम, और फिर नंबर 3 दुखम सुखम। यस, पेन डोमिनेट्स, और फिर लास्ट में दुखम दुखम। तब हर हाल में डंडा चाहिए, गवर्नमेंट चाहिए, स्टेट चाहिए चीजों को रेगुलेट करने के लिए। गांधी जी में भी, इसीलिए तो गांधी कहते हैं हेट द सिन नॉट द सिनर। जो आदमी ने गलत काम किया है वो गलत है, सिनर जो है गलत काम करने वाला वो तो कहीं कहीं प्योर सोल है, क्या करेंगे आप? तो उसने जो काम किया है हेट द सिन, उस पाप से रहना चाहिए। को मिला के कहीं यही सब है। खैर जल्दी जल्दी में बता दूं, तो गांधी जी ये कहते हैं, उनका प्रोजेक्ट क्या है अनार्किज्म का, कि आदमी को, अब वो करप्ट हो गया है, बैकवर्ड जर्नी, उसको रिफॉर्म करो, पीछे ले जाओ, इसको रिफॉर्म करो, उसके ट्रू नेचर की तरफ ले जाओ, शुद्ध आत्मा फिर बन जाए। ये बहुत कठिन प्रोजेक्ट है लेकिन इम्पॉसिबल है। रिफॉर्म द ह्यूमन बीइंग, और रिफॉर्म में सबसे बड़ी चीज है उसको नॉन वायलेंट बनाओ अधिक से। जिस दिन तमाम सारे लोग मतलब भर का रिफॉर्म हो जाएंगे, स्टेट विल बिकम रिडंडेंट, राज्य फालतू हो जाएगा। इस तरह से राज्य की जरूरत खत्म होगी, एनार्किज्म आएगी। ये बैकवर्ड जर्नी है। गांधी का प्रोजेक्ट ये है, रिफॉर्म द ह्यूमन बीइंग टू रिट्रीव his or her true nature as it was there at earliest, जब वो भगवान से, परमात्मा से आत्मा मिलन हुई। तो गांधी जी आइडियलिस्ट है, आइडियल बात है, लेकिन आदमी को रिफॉर्म नहीं किया जा सकता क्या? इसीलिए तो तमाम प्रवचन और हम जैसे क्लास और कुछ सज्जन लोग कहीं जाते हैं, किसी के लिए तकलीफ नहीं, और कुछ ऐसे लोग हैं कि 1 मिनट के लिए आ जाए। त्रिपाठी जी बताते हैं, मिलत एक दारू दुख दे, पिछुरत एक प्राण हर ले। तुलसीदास जी ने बताया 2 तरह के लोग होते, एक मिलते ही आपको दारू दुख गंभीर तकलीफ देंगे, और कुछ लोग इतना अच्छे होते हैं कि पिछुरत एक प्राण हर ले, वो आपसे बिछड़ेंगे तो लगेगा तो प्राण चले गए। इतना अच्छा बनिए आप, तो डिसिप्लिन की कहाँ जरूरत है? तो स्टेट जरूरत खत्म हो जाएगी। इसीलिए तो गांधी जी ने कहा ना कि दैट गवर्नमेंट इज गुड which governs the least and that government is best which doesn't govern at all। तो वो कब स्थिति आएगी कि सरकार को शासन करने न पड़े, नाम की रहे। रूसो ने किस तरह की बात कही कि nothing can replace morality in the art of ruling। ये बड़ी फिलोसॉफिकल चीज है, सब लोग नहीं समझ पाते। नैतिकता का कोई स्थान नहीं ले सकता शासन कला में। वो शायद रूसो यही कहना चाहता है कि अगर सारी दुनिया, सारा पब्लिक नैतिक हो जाए तो शासन करना कितना आसान हो जाए। शासन गवर्नमेंट को हाथे पांव नहीं हिलाना पड़ेगा, यही वही चीज है। तो गांधी इस तरीके से चाहते हैं ऐसे स्टेट का विनाश हो, स्टेटलेस सोसाइटी, पार्टीलेस डेमोक्रेसी आगे आएगी। और मार्क्स क्या कहता है? सीधे बैल को सींग से पकड़ो, स्टेट को खत्म करो, उसके बाद आदमी सुधरेगा। यहाँ देखिए एक बड़ा अंतर है, बहुत फंडामेंटल अंतर है जो मर्म है। गांधी जी में इंसान का सुधार पहले है, उसका रिफॉर्म हो जाएगा तो स्टेट अपने आप तिरोहित हो जाएगा, वो रिडंडेंट हो जाएगा, फालतू। मार्क्स में स्टेट पहले खत्म करो तब इंसान सही होगा। ये फंडामेंटल अंतर है। ये गांधी की सबसे फंडामेंटल पॉलिटिकल फिलॉसफी है जो आपको मालूम ही होनी चाहिए। बाकी हमने बताया कि वो नीति की बात, गांधी जी राजनीति की बात नहीं करते, वो लोक नीति की बात करते। राजनीति मोदी जो बनाए ऊपर टॉप डाउन, मोदी ने बना दिया, जनता के लिए यही सही है।
नहीं, लोकनीति जनता से उभरे, लोक विवेक के अनुसार शासन और लोक विवेक के अनुसार सृजन। जनता जैसा चाहती है उस तरह की नीतियां बने, जनता से उभरे। जनता से कैसे उभरे भाई? पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लिया जाए, कितना किया जा सकता है, जहां देखो तो वहां रेफरेंडम कराया जाए, तब कोई पॉलिसी बने। वो लोकनीति की बात करते हैं, सीधे सीधे लोकनीति की बात करते हैं। संसद बीच में न लाई जाए तो अच्छी है, क्योंकि संसद को उन्होंने अच्छा नहीं कहा, संसद को उन्होंने वेश्या कहा है हिंदू स्वराज में, वेश्या प्रोस्टिट्यूट। क्यों? क्योंकि उसका कोई रियल पति नहीं होता। आज मोदी है संसद पति है कि? अभी कल तक जो राज्यसभा के पति धनखड़ थे, अब कोई दूसरा उसका पति हो जाए तो कोई रियल पति नहीं होता। और वो उसको बांझ औरत कहा है उन्होंने संसद का, कहा कोई अच्छी पॉलिसी निकलती नहीं इससे। जैसे कोई बच्चा नहीं पैदा करती जो औरत, तो बांझ होती है। उन्होंने हिंदू स्वराज में बहुत हार्श वर्ड्स यूज किए हैं पार्लियामेंट को। उसका एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूं कि आप समझे कि इसका ये मतलब है। Parliament is prostitute and a barren lady. Prostitute because it doesn't have any permanent husband, and it is a barren lady because no good policy emerges out of it. इसीलिए गांधी जी पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लोकनीति की बात करते हैं। पार्लियामेंट तो पार्टी कैंडिडेट्स बनी होती है, वो पार्टी पॉलिटिकल पार्टी को बैंड्स ऑफ फासिज्म कहते हैं। फासिस्ट बैंड्स, ये फासिस्टों के समूह। देखिए हम पॉलिटिकल पार्टी क्या क्या नहीं करती, तमाम गलत काम भी करती है पॉलिटिकल पार्टी। कहीं भी नाम लेना ठीक नहीं है, तो पार्टी की बैठेगी। शिवसेना वाले पता नहीं क्या कर डाले कब। तो थोड़ा डिप्लोमेटिक रहना चाहिए, माइक से बोलना, इस तरह की चीजें। तो ये दूसरी नीति कैसी हो, थोड़ा जल्दी में सब लोग घूम रहे। और एक चीज, राजा कैसा हो? राजा रामराज की कल्पना की है ना तुलसीदास जी ने। वो तुलसीदास जी की जो रामराज की कल्पना है वही गांधी की कल्पना है। गांधी समाज तो स्वायल थे, भारतीय दर्शन का उनके ऊपर असर है, सब सीखा उन्होंने बहुत तरीके से, लेकिन उनके जो पैर है वो अपनी कल्चर में firmly on his own culture. His foot is firmly on his own culture. आनो भद्रा प्रतवो यन्तु विश्वता। सारी कल्चर्स से आप सीखिए। And let the noble thoughts come from all the sides, but keep your feet firmly on the ground, on your own culture. जिनके पैर जमीन में गड़े होते हैं वो खड़े होते हैं, नहीं तो हमने अपनी संस्कृति में गड़े हो, अमेरिकन संस्कृति में फिसल न जाए। तो जिनके पैर जमीन में गड़े होते हैं वो खड़े होते हैं, नहीं तो हमने बहुत जल्दी लोगों को फिसलते देखा। तो गांधी जी अपनी जमीन पर। तो कैसा राजा हो उनका? राजा कैसा? राम राज्य, उनका तुलसी के राजा जैसा, राम जैसा राजा। रामचंद्र जी का जब राज्याभिषेक हुआ तो उसके बाद वो उस समय भी हमारा बहुत डेमोक्रेटिक था मामला। राजा राज्याभिषेक के बाद प्रिंस स्पीच देता था, तो उन्होंने स्पीच देते समय क्या कहा? तुलसीदास जी ने लिखा है बाकायदे, जो अनीति कुछ भागो भाई तो मोहि भरजे भय विसराई। अपने प्रजा को निर्भय किया राजा ने, पहले धमकाया नहीं, कहा कि भैया अगर मैं शासन करते समय कोई अनीतिपूर्ण कार्य करूं या अनीतिपूर्ण बात कहूं तो मैं भरजे अवधि, तो मुझे बरस देना, मुझे टोक देना, भय विसराई, बिना डरे। ये है राम जैसा राजा। जनता को निर्भय करना कि गलत काम करें, गलत बात कहें तो हमको क्रिटिसाइज करना, रोकना, टोकना। कहां आपको दुनिया में इतने बढ़िया शासन के सूत्र मिले? अयोध्या कांड के बच्चे थोड़ा बड़े हो गए हैं, आप देखते हैं अयोध्या कांड में क्या क्या होता है, सब बड़े हो रहे हैं। तो एक बार शुरुआत है अयोध्या कांड में,
भरत जी खेलते खेलते भाई पूछते हैं भैया से अपने रामचंद्र जी से, भैया आप राजा बनने वाले हैं, बनेंगे तो कैसे शासन करें। अब रामचंद्र जो है वो रामचरितमानस के हीरो हैं। नावल में किसी पुस्तक में हीरो के मुंह से बड़ी बात कहलवाई जाती है, इससे पावरफुल बात है। तो रामचंद्र जी ने जवाब क्या दिया? भरत ने पूछा कैसे भैया शासन करेंगे? तो रामचंद्र जी ने कहा, करब साधुमत लोकमत नृपमत निगम निचोड़। करब साधुमत लोकमत नृपमत निगम निचोड़। जब कोई मुद्दा आएगा, कोई पॉलिसी मुझे बनानी होगी, तो उस पर मैं साधुमत, जो सेंट्स हैं हमारे समाज के, ऋषि मुनि हैं, बड़े बड़े बुद्धिमान ज्ञानी लोग हैं, उनका मत प्राप्त करूंगा उस मुद्दे पर। कितना क्लियर कट पॉलिसी है। साधु मत लोक मत, उस पर रिफ्रेंडम करवाऊंगा, जनता का भी मत लूंगा। और नृप मत, हमारा अपना राजा का भी उसमें मत शामिल रहेगा। और निगम, हमारे वेद शास्त्र इस मुद्दे पर अगर कुछ कह रहे हो तो वो भी कंसल्ट करूंगा। देन आई विल रूल अकॉर्डिंगली। निचोड़, इनके निचोड़ से प्राप्त कंक्लूजन के अकॉर्डिंग में शासन करूंगा। दुनिया में कहीं है किसी पॉलिटिकल साइंस में इतना बढ़िया सूत्र शासन? और इसमें क्या कमी है आप बताइए? अगर कोई किसी मुद्दे पर इस तरह की योजना अपनाई जाए पॉलिसी बनाने की, तो कहाँ प्रॉब्लम है? ये व्यवहित नहीं किया जा सकता क्या? भाई कोई बड़ा मुद्दा है, आप रिफरेंडम करवाइए, मोदी अपना भी मत रखें, और जो स्कॉलर्स हैं दुनिया के उसको डिबेट कर रही है, कोशिश की जाती है। तो ये कितने बढ़िया, ये डेमोक्रेसी है। दिस इज ट्रू डेमोक्रेसी रामचरितमानस में। और उन्होंने जो राजा के लिए कहा है, मुखिया मुख सोचाइए, खान पान करोगे पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। राजा कैसा होना चाहिए? मुखिया मुख सोचाइए। राजा वैसा ही जैसे हमारा मुंह अकेले खाता है सब कुछ, सारा खाना पिज्जा वगैरह सब, रोटी दाल भात सब्जी सलाद फ्रूट्स अकेले खाता है, लेकिन सभी अंगों को विवेक पूर्ण ढंग से कितना पहुंचना चाहिए न्यूट्रिशन। मुखिया मुख सोचाइए, खान पान पहुंचे, खाने पीने के लिए मुख की तरह एक, और पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। लेकिन सारे अंगों का पालन पोषण करने के लिए वो जो खाया हुआ मुंह से अन्न है उसको पहुंचाया जाता है विवेक पूर्वक सभी अंगों को, किडनी को, हार्ट को, हाथ को, आंखों को, पैरों को। ऐसा ही राजा चाहिए। वो टैक्स ले अकेले, लेकिन समाज के हर वर्ग को क्या मिलना चाहिए? विवेक पूर्वक उसका निर्धारण करना चाहिए। ऐसा राजा चाहिए। तो हमारे ख्याल से बहुत हो गया और बहुत टाइम भी हो गया है। आप सबको और विद्यार्थियों को खास करके लोग इतना पेशेंटली सुना, ये बहुत रेयर है। कोई सुसाया नहीं, किसी ने आवाज नहीं की, कोई खड़ा नहीं हुआ। तो आई एम इम्प्रेस्ड बाय द ऑडियंस। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।